अब जो आपने कैश बुक पढ़ा, ये कौन बनाता है और इस पासबुक में लेखा कौन करता है? भाई आखिर में ये दोनों में डिफरेंस क्यों पैदा होता है? कारण क्या है? अब बैंक जब ब्याज देगा तो इससे क्या होगा? अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक समाधान विवरण आखिर में बनता कैसे। बैंक बैलेंस जो हमारा दिखाता है कैश बुक में, वो हमारे लिए क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो बैलेंस एज पर कैश बुक का हमने रूल ये बताया है, बस आपको यही समझना है कि क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुआ और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो तीसरा मेथड है ये क्या होता है, और इस आखिरी मेथड को समझ लो और अपने आप हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा अंत। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और पिछले चैप्टर में हम लोग ने कैश बुक पढ़ा, ठीक है, बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने समझा रोकड़ भाई कैसे होता है, क्या होता है, और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गया। कमेंट्स भी हम देखते रहते हैं आप लोगों के, तो बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छे तरीके से बात हो गया। अब बात करते हैं उस चैप्टर का जो उसके बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण, यानी BRS, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, वो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर भी बहुत ही ईजी है और जैसे हम बताएंगे वैसे सीखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्कूल में इस चैप्टर को थोड़े से अलग तरीके से पढ़ाएगा हो, तो उस तरीके से जाओगे तो थोड़ा सा समस्या खड़ा हो जाएगा। स्टेट बोर्ड में जनरली जो मेथड फॉलो किया जाता है, स्टेट बोर्ड में जनरली जो मेथड अप्लाई किया जाता है, उसी तरीके से हम आपको ये बैंक समाधान विवरण पढ़ाने वाले हैं, BRS समझाने वाले हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से मत पढ़ना, तो स्कूल में कोई और तरीका बताएगा उसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे बता रहे हैं बस वैसे आप अपना आराम से करना। ये भी मान्य है वो भी मान्य है, दोनों तरीका सही है, गलत कोई नहीं है, दोनों तरीका सही है। आप जो है लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपके स्कूल में भी बताया गया हो, ठीक है। तो कुछ दो तरीके होते हैं इनको करने का, तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से समझ लो, वैसे करोगे अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा और बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होने वाला है क्या है भाई, हम लोग जो है अपना वन शॉट लेकर चल रहे हैं और इस वन शॉट के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है क्या, बैंक समाधान विवरण, ठीक है। और केवल बैंक समाधान विवरण नहीं, बल्कि बैंक समाधान विवरण हम पूरा फुल चैप्टर पढ़ेंगे। फुल चैप्टर का मतलब इसके थ्योरी भी समझेंगे और इसके जो है न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, ठीक है। फुल चैप्टर पढ़ेंगे और इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों सॉल्व करेंगे। तो यहां पर उसके थ्योरी और न्यूमेरिकल, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लिखा है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं, इसके साथ साथ इसकी थ्योरी, ये भी हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और थ्योरी ज्यादा है नहीं, थ्योरी ज्यादा है नहीं, मेनली आपको जानना है कि बैंक समाधान विवरण क्या होता है और वो उसमें जो अंतर होता है उसके कारण क्या, बस यही इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एमसीक्यूज नहीं रखे हैं क्योंकि वन शॉट में एमसीक्यूज रखने का कोई मतलब नहीं होता है, रिकॉर्डेड रहता है, तो इसमें एमसीक्यूज अगर हम कराएंगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा एमसीक्यूज देख करके, ठीक है। लाइव में एमसीक्यूज का मजा होने वाला है और लाइव में हम लोग एमसीक्यूज में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अगले चैप्टर मतलब ये पूरा का पूरा, अगले चैप्टर ने पूरा पूरा क्लास 11th में जितना भी चैप्टर है उस सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगा। तारीख क्या है, 5, तो उसको भी याद रखिएगा, उस दिन हम लोग जो है मिलेंगे और उसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं हम लोग जो है आज का जो चैप्टर है, इसका नाम है बैंक समाधान विवरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो बोला जाता है बैंक, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और विवरण को कहते हैं स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा जो है आज का चैप्टर है, जिसको शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो शॉर्टकट में होता है BRS, ठीक है। BRS हमारा इसका नाम है। हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, तो चलो हम लोग एक एक पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होने वाला है, सबसे पहली बात की इसका मतलब क्या होता है, ये जो बैंक समाधान विवरण इसका मतलब क्या होता है। इस मतलब को समझने से पहले थोड़ी सी हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ इसके लेयर, कुछ कहानी समझाना चाहते हैं। आप लोगों ने अभी जस्ट चैप्टर जो पढ़ा है उसका नाम है कैश बुक, ठीक है, सबने कैश बुक पढ़ा ना, ठीक भाई। अब जो आपने कैश बुक पढ़ा, ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, तो ये कैश बुक जो है ये बनाता है व्यापारी, ठीक है। ये कैश बुक कौन बनाता है, ये कैश बुक बनाता है व्यापारी, व्यापारी या बिजनेस का ओनर बोल लो, ठीक है, व्यापारी बोल लो या बिजनेस का ओनर, मालिक, स्वामी, है ना बात। कैश बुक ये बनाते हैं, है ना। और इस कैश बुक के अंदर आपने एक बात जाना है कि इस कैश बुक में हम लोग बैंक कॉलम की भी एंट्री करते हैं। किसका, बैंक कॉलम की भी एंट्री करते हैं, जिसमें हमारा बैंक से संबंधित लेन देन का लेखा किया जाता है ना बात। बैंक कॉलम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बैंक संबंधी लेन देन का लेखा करते हैं कि बैंक में हमारा क्या शेष है, तो हम लोग इसमें जो निकालते हैं वो बैंक शेष निकालते हैं, ठीक है। और बैंक से रिलेटेड सारे के सारे लेखांकन करते हैं कि बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बैंक से क्या भुगतान हुआ, क्या भुगतान लिया गया, इससे रिलेटेड सारे के सारे लेखांकन करते हैं ये कैश बुक में, ठीक है। ये हम लोग कैश बुक में करते हैं। लेकिन जब हम लोग बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक हमें क्या करता है, एक पासबुक देता है ना, सबको पता है ना। बैंक में जब हम लोग खाता खोलते हैं तो बैंक क्या करता है, हमें एक पासबुक देता है। तो हमारे पास कैश बुक के साथ साथ हमारे पास पासबुक भी होता है। और इस पासबुक में लेखा कौन करता है,
तो भाई इस पासबुक में लेखा करता है हमारा बैंक वाला, ठीक है, बैंक वाला लेखा करता है, ठीक है। इस पासबुक में लेखा कौन करता है? बैंक वाला, यानी पासबुक कौन बनाता है? बैंक का कर्मचारी, बैंक की तरफ से आता है। और इस पासबुक में भी आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है? वो पासबुक में भी आपको बैंक शेष मिल जाता है, पासबुक में भी मिल जाता है बैंक शेष, ठीक है, पासबुक में भी आपको बैंक शेष मिलता है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है कि बैंक शेष आपको दो दो जगह मिला, ठीक है, यहां बैंक शेष आपको दो दो जगह मिला, एक आपको यहां पर भी बैंक शेष मिला और दूसरा बैंक शेष आपको यहां भी मिला, लेकिन इन दोनों के अंदर जो लेखांकन करने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों का लेखा करने वाले लोग अलग अलग हैं। जैसे कैशबुक में व्यापारी खुद ही लेखा करता है। कैशबुक किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यापारी के द्वारा, व्यापारी के मालिक के द्वारा, उसके द्वारा बनाया जाता है, यानी अपने आप को आप मान लो, ठीक है, व्यापारी अपने आप को मानो, तो कैशबुक जो है हम लोग के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो पासबुक है, पासबुक में लेखा हम खुद से थोड़ी ना करते हैं। पासबुक में अगर हमें लेखा करवाना पड़ता है तो हम बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि पासबुक में एंट्री कर दे, तो बैंक वाला पासबुक में एंट्री करके देता है। तो पासबुक में लेखा कौन करता है? तो पासबुक में लेखा बैंक वाला करता है। यानी एक ही चीज निकलना है लेकिन दो अलग अलग लोग निकालना है। तो इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसका जो शेष होता है और इसका जो शेष होता है, इन दोनों में आ जाता है अंतर। अंतर का मतलब इन दोनों में डिफरेंस पैदा हो जाता है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, मैच नहीं होते, समझे? तो ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं होते, मैच नहीं होते, तो बस इसी अंतर को दूर करने के लिए, बात समझे? तो यहां पर याद रखना कि इसी अंतर को, ठीक है, इसी अंतर के समाधान के लिए क्या बनता है? BRS बनता है। इसी अंतर के समाधान के लिए BRS बनता है। इसी अंतर के समाधान के लिए BRS बनता है। BRS यानी बैंक समाधान विवरण बनता है। डन है बात? तो ये बात आपको समझ में आ गया? तो BRS क्या है? BRS हमारा जो है एक ऐसा विवरण पत्र है जो कैशबुक के बैंक बैलेंस तथा पासबुक के बैंक बैलेंस के बीच में आए हुए अंतर के समाधान हेतु बनाया जाता है, उसके निवारण हेतु बनाया जाता है, उसको मिलाने के लिए बनाया जाता है, उसके मिलान करने के लिए बनाया जाता है। डन है? ये बात आपको समझ में आया? बस यही चीज आपको यहां पे मिलेगा जो डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में देखो तो आपको ऐसा ही बात मिलेगा। क्या मिला है? लिखा है साधारणतः यह समझा जाता है कि रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष और पासबुक का शेष एक ही होना चाहिए, ठीक है। जनरली भाई सीधी सी बात है, दोनों के दोनों बैंक का शेष बता रहा है ना, तो कैशबुक का शेष और पासबुक का शेष दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब व्यवहार की बात किया जाए, यानी जनरल वे में हम लोग जब अपना काम करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये शेष बराबर नहीं आता है, ठीक है। अब नहीं आते तो ये तो गलती है। तो फिर कई कारणों से इन दोनों के शेषों में अंतर पाया जाता है। कई कारण होते हैं जो कैशबुक का शेष और पासबुक का शेष, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, और इसलिए इनके समाधान की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए इस अंतर को दूर करने की आवश्यकता पड़ती है, समाधान करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी रोकड़ बही एवं पासबुक के शेषों में रहने वाले अंतर को मिलाने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे ही बैंक समाधान विवरण कहते हैं। तो यहां से यहां तक इसका पूरा डेफिनेशन हो गया कि बैंक समाधान विवरण क्या है, जो बातें हमने बताया कि रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष, इन दोनों में आए हुए अंतर को मिलान करने के लिए, यानी उनके समाधान के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। आ गया होगा समझ में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये इसका डेफिनेशन है। आप चाहो तो ये दो राइटर्स के डेफिनेशन है, आप चाहो तो इसको भी पढ़ लो कि विलियम पिकल्स ने क्या किया, कार्टर ने क्या कहा। बात एक ही है, बात एक ही, इन्होंने यही बोला है कि बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो ना प्रस्तुत किए गए, ठीक है, और वसूल ना किए हुए चेकों के प्रभाव को प्रकट करता है। यानी सीधे सीधे यहां पर कहना यही है कि जो प्रस्तुत ना हो या जो क्या हो, जो वसूल ना हो, इन्हीं दोनों चेकों की वजह से अंतर आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि केवल चेक की वजह से अंतर है, बहुत से कारणों से अंतर आ सकता है। तो ये कुछ अंतर के कारण रख करके बता रहे कि ऐसा समाधान विवरण है। जबकि कार्टर ने ये डेफिनेशन इसलिए उतना अच्छा नहीं है, जबकि कार्टर ने जो डेफिनेशन दिया वो बढ़िया है। अब कार्टर ने क्या बोला कि बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी ग्राहक द्वारा पासबुक के शेष का रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक शेष से मिलान करने के लिए किसी विशेष तिथि को बनाया जाता है। तो देखो इन्होंने परफेक्ट डेफिनेशन दिया। तो आप क्या करना, आप ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बस अपने नोट्स में लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। पिकल्स का जो है, विलियम्स पिकल्स का जो है परिभाषा उतना अच्छा नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए हम इसको जो है उतना नंबर पे नहीं रखते हैं। आप जो है पहला और दूसरा इसको जो है बढ़िया से याद कर लेना। डन। अब आगे क्या बोलता है? बोलता है इस प्रकार बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेषों को रोकड़ बही के शेषों से साथ जो है वो क्या करता है, मिलान करने के लिए बनाया जाता है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि बैंक समाधान विवरण क्या है। अब तो सबको एकदम क्लियर होगा कि बैंक समाधान विवरण क्या है, बढ़िया से, ठीक है। अब जब इतना बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है,
अब इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो हम लोग देखो अगला बात क्या करेंगे। तो अगला बात बोलता है कि रोकड़ बही के बैंक शेष तथा पासबुक के बैंक शेष के अंतर के कारण। तो भाई आखिर में ये दोनों में डिफरेंस क्यों पैदा होता है, कारण क्या है? जब दोनों में सेम टू सेम लेखा होगा तो अंतर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में क्या है, अंतर हो रहा है, तो अंतर के कुछ ना कुछ अपने कारण होंगे, कोई ना कोई रीजन होगा। बिना कारण के कोई काम तो होता नहीं। तो कारण क्या है, तो हम लोगों को सारे कारण देखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना चाहिए पॉइंट्स, क्योंकि इसके जब सॉल्यूशन आप करोगे तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर हेडिंग का इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, आप समझते चलना, ठीक है। तो देखो क्या बात बोलता है, पहला कारण बोलता है चेक जो निर्मित किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसकी इंग्लिश क्या होगी, चेक निर्मित किएंगे तो लिखेंगे चेक इशूड, ठीक है, चेक इशूड, ठीक, किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये इसका जो है क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से सीबी और पीबी का कॉलम बनाते हैं, सीबी और पीबी का इस तरह से हम लोग कॉलम बनाते हैं हमेशा, और इसी के हिसाब से हमारे पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आपके लिए चैप्टर एकदम हलवा है, एकदम हलवा, मेन यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। सीबी पीबी का जब हम लोग कॉलम बनाते हैं तो इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा ये जो सीबी है, ठीक है, हमारा ये जो सीबी है, सीबी का मतलब हो गया कैश बुक, सीबी का मतलब क्या हो गया, सीबी का मतलब हो गया कैश बुक, और कैश बुक में लेखांकन कौन करता है, तो आपको समझना है कैश बुक का मतलब स्वयं को मान लो कि आप खुद इसमें लेखा कर रहे हो, तो कैश बुक का मतलब खुद की बात हो रही है, ठीक है, कैश बुक का मतलब खुद की बात हो रही है। और पीबी का मतलब क्या हो गया, पीबी का मतलब हो गया पासबुक, पीबी का मतलब हो गया पासबुक, और पासबुक में कौन लेखा करता है, तो पासबुक में आपको कौन लेखा करता है, बैंक करता है, तो इसका मतलब आप बैंक मान लो, ये स्वयं को मान लो, ये बैंक मान लो, ठीक है, इस हिसाब से लेखा करना है। अब पहला अंतर का कारण बोलता है कि चेक निर्मित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अब आप जब चेक काट करके दोगे तो आप क्या समझोगे, आप यही समझोगे ना कि हमारे यहाँ पैसा घट गया क्योंकि हमने उसको चेक दिया, तो आपने क्या किया, आपने अपने यहाँ घटा दिया, ठीक है, कैश बुक में घट गया, ठीक, लेकिन वहां पे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, कहां पर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ ना, यानी बैंक के पास भुगतान के लिए नहीं गया, यानी बैंक में से जो पैसा घटना चाहिए वो घटा ही नहीं, वो भुगतान के लिए अभी गया नहीं, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, ठीक है। और एक बात एकदम अच्छे से याद रखना, अगर यहां घटेगा तो यहां जुड़ेगा, और अगर यहां जुड़ेगा तो यहां घटेगा, दोनों में उल्टा चलता है, एक जगह घट गया दूसरा अपने आप बढ़ेगा, समझ लो, एक जगह बढ़ गया तो दूसरा अपने आप घटेगा, ठीक, ऐसे करके हमारा चलने वाला है ये रूल। तो पहला बात समझ में आया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक में क्या हुआ, कैश बुक में माइनस क्योंकि हमने चेक काट के दिया, और पासबुक में प्लस क्योंकि वहां पे प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। दूसरा अंतर का कारण देखो, दूसरा अंतर का कारण है कि चेक जो बैंक में संग्रह के लिए जमा कराए किंतु वसूल नहीं हुए, संग्रह, वसूल, उगाही, इस तरह के तीन शब्द यहां पे मिलेंगे आपको बार बार, तीनों का मतलब वही है कलेक्शन, ठीक है। तो यहां बोला चेक संग्रह के लिए बैंक में भेजा, तो हम लोग लिखेंगे चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, यहां पे इसकी इंग्लिश होगा चेक सेंड टू द बैंक, ठीक है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, फॉर कलेक्शन, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड, क्या बोला है, किंतु वसूल नहीं हुआ है, ठीक है, तो बट नॉट कलेक्टेड, ये इसकी इंग्लिश हो गई, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब इसका फर्क समझो सीबीपीबी में क्या होगा, अगर हम लोग सीबीपीबी के बारे में सोचा जाए तो देखो सीबीपीबी में समझोगे तो चेक अगर आप संग्रह के लिए बैंक में जमा करोगे, अगर आप चेक संग्रह के लिए बैंक में जमा करोगे तो आप यही ना समझोगे कि हमने पैसा जमा किया, चेक जमा किया तो हमारे यहाँ पैसा बढ़ गया, लेकिन बोला वहां पे संग्रह नहीं हुआ, वहां पे संग्रह नहीं हुआ यानी वहां पे जमा नहीं हुआ, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पे घटा रह गया। आ रहा है समझ में, बस ऐसे ही सारे के सारे अंतर आपको समझना है कि एक जगह बढ़ जा रहा है, एक जगह नहीं बढ़ रहा है, एक जगह घट जा रहा है, एक जगह नहीं घट रहा है, ऐसे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला बोलता है चेक जो ग्राहक को दिया गया किंतु तिरस्कृत हो गया, चेक जो ग्राहक को दिया गया किंतु तिरस्कृत, तिरस्कृत का मतलब होता है अनादरित, अनादरित, ठीक है, डिसऑनर्ड, बात समझे। तो यहां भी क्या होगा, चेक ग्राहक को दिया यानी चेक इशूड, ग्राहक को देने का मतलब क्या हुआ, चेक इशूड, ठीक है, तो चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब अनादरित, ठीक है, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड हो गया, बात समझे। अब इसका क्या होगा फर्क, तो इसका फर्क अगर सीबीपीबी में देखा जाए तो देखो सीबीपीबी का मतलब हुआ कि आपने चेक ग्राहक को दिया यानी आपने चेक काट करके ग्राहक को दिया, अपने ग्राहक को दे दिया भुगतान करने के लिए, ठीक है, तो आपने चेक जो ग्राहक को दिया गया, तो आपने जब चेक काट कर ग्राहक को दी तो आप अपने यहां घटा दिए, आपने घटा दिया, लेकिन क्या हुआ, वो अनादृत हो गया, अनादृत होने का मतलब बैंक ने उसको भुगतान करने से मना कर दिया,
तो आपने तो अपने यहाँ घटा दिया कि हमने चेक दे दिया यानी भुगतान हो गया, लेकिन बैंक ने उसको भुगतान करने से मना कर दिया, तो बैंक में क्या हुआ, पैसा बढ़ा रह गया, तो यहाँ घट गया तो यहाँ पे बढ़ा रह गया। ठीक, ऐसे करके सारे अंतर समझ रहे हो ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार एक बार देखो और प्रैक्टिकली अपने आप को रख के समझो कि आप चेक काट करके दे रहे हो, आप चेक बैंक में जमा कर रहे हो, तब जाके समझ में आएगा। और जो बच्चा बैंक में आना जाना करता है, बैंक से अपने लेन देन करता है, उसे ज्यादा नॉलेज होगा, वो ज्यादा प्रैक्टिकली समझेगा। हमको पता है कि आजकल यूपीआई का जमाना है, आप लोग बैंक का तो मुंह भी नहीं देखते होगे कभी, है ना बात। बताओ तो कमेंट करके जरूर बताओ कि बताओ बैंक आखिरी बार कब गए थे आप, बताओ आप आखिरी बार बैंक कब गए थे। हमको पता है कि नहीं जाते होगे, बैंक का लेन देन बहुत कम हो गया है, बैंक से लेन देन तो हो रहा है लेकिन सारा यूपीआई के थ्रू हो रहा है ना बात, तो इसलिए बैंक जाना कम हो गया। लेकिन फिर भी जो है, आप अगर प्रैक्टिकली नॉलेज जानना है तो बैंक में आना जाना करोगे, चेक जमा करना, चेक निकालना, अगर ये सब घटना करोगे, ये सब काम करोगे, तो ये सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आने लगेगी। ठीक है और नहीं कर रहे हो तो अपने आप को मान के चलो कि हाँ हम ये खुद से कर रहे हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब अकाउंटेंसी समझने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने आप को वहां पर रखो, फील करो कि ये आपके साथ हो रहा है, अपना पूरा पूरा व्यवसाय समझो, तब ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात बोलता है चेक जो संग्रह के लिए बैंक में जमा कराए किंतु तिरस्कृत हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, चेक संग्रह के लिए बैंक में जमा कराया, यानी चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन क्या हुआ, तिरस्कृत हो गया, यानी बैंक ने उसे जमा करने से मना कर दिया, अनादरित हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ, क्या बोल रहा है, चेक सेंड टू द बैंक, ठीक है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, और हुआ क्या, बट डिसऑनर्ड, यानी अनादरित हो गया। भाई चेक जो था वो क्या हो गया, अनादरित हो गया। तो जब आपने चेक क्या किया, जब आपने चेक जो है बैंक में संग्रह के लिए जमा कराया, तो बैंक में संग्रह के लिए जमा कराया तो आपने अपने यहां सोचा कि बढ़ गया क्योंकि हमने चेक जमा कर दिया, लेकिन बैंक ने उसे अनादरित कर दिया, यानी जमा करने से मना कर दिया, यानी बैंक में क्या हो गया, घटा रह गया। तो ये इसका अंतर हो गया। ठीक, ये सीबीपीबी बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन बनने वाला है ना बात। चलो आगे बात करते हैं। अगला बात हमारा क्या है, अगला बात बोलता है कि चेक जो संग्रह के लिए बैंक में भेजा किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। चेक जो संग्रह के लिए बैंक में भेजा गया किंतु रोकड़ बही में लिखना ही भूल गया, यानी इस बार बैंक ने जमा कर लिया लेकिन आपने जो है लिखा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट रिटेन इन कैश बुक, बट नॉट रिटेन इन कैश बुक। भाई कैश बुक में लिखा ना भूल गया। आपने बैंक में चेक जमा करने के लिए भेज दिया लेकिन आप कैश बुक के अंदर लिखा ही नहीं, कैश बुक में लिखना भूल गए। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चेक बैंक में जमा करने के लिए भेज दिए, ठीक है, और कैश बुक में आपने लिखा नहीं, ये बात याद रखना। अगर आप चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजे तो आपका चेक मान लो यहाँ पे जमा हो गया क्योंकि लिखा है नॉट रिटेन इन कैश बुक, मतलब चेक जमा भी हो गया। तो जैसे ही चेक आप जमा करोगे तो बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन अगर आपने कैश बुक में नहीं लिखा है तो आपके कैश बुक में क्या हो गया, घटा रह गया, क्योंकि आपने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा ना। ये नहीं बोला कि वो जमा नहीं हुआ, यहाँ पे बोला कि आपने कैश बुक में नहीं लिखा, यानी वो बैंक में जमा हो गया, यानी बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन आपने कैश बुक में नहीं लिखा, इसलिए कैश बुक में आपका वो घटा रह गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात बोलता है चेक जो रोकड़ बही में तो लिख दिया गया किंतु बैंक भेजने से रह गया। अब यहां पे क्या हुआ, चेक आपने रोकड़ बही में लिख दिया लेकिन आप बैंक में भेज भी नहीं किया, यहां पे उल्टा हो गया। ठीक है, चेक्स, ठीक है, चेक नॉट, ठीक है, चेक नॉट सेंड टू द बैंक, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट रिटेन इन कैश बुक। जस्ट इससे पहले वाले का उल्टा, बट रिटेन इन कैश बुक। तो भाई हमने जो है चेक को भेजा नहीं, हमने जो चेक को जो है कलेक्शन के लिए भेजा नहीं लेकिन कैश बुक में लिख दिया। बताओ, उल्टा काम। ठीक है, यहां पे भेजना भूल गए लेकिन लिख चुके हैं, भेजना भूल गए लेकिन लिख चुके हैं, यानी आपने कैश बुक में बढ़ा दिया और क्योंकि हम भेजे ही नहीं है तो भेजे नहीं, तो यहाँ पे कहां से जमा होगा, यहाँ पे कहां से बढ़ेगा, तो यहाँ पे घटा रह गया। ठीक है, यानी चेक को संग्रह के लिए बैंक में नहीं भेजा गया लेकिन उससे पहले ही हमने कैश बुक में उसको लिख दिया। पिछले वाले में क्या था, चेक को संग्रह के लिए बैंक भेज दिया गया लेकिन अपने यहां लिखना भूल गया, समझे।
तो इस तरह से जो चीजें हो रही है इनकी वजह से क्या हो रहा है, अंतर पाया जा रहा है दोनों में, है ना बात। ये सारे के सारे अंतर के कारण है। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अब देखो बैंक द्वारा दो तरह के ब्याज होते हैं, एक होता है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज और एक होता है बैंक द्वारा लिया गया ब्याज। समझे, बैंक के दो तरह के ब्याज होते हैं, एक होता है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज यानी बैंक ने ब्याज दिया है, और दूसरा बैंक द्वारा लिया गया ब्याज यानी बैंक ने आपसे ब्याज लिया है। लेकिन आप बोलोगे सर बैंक ब्याज लेता कहां है, बैंक ब्याज देता है। तो आपको लेने पे आपको याद होगा, तो याद होगा बैंक जो है ऋण पर ब्याज लेगा, अगर आपको ऋण देगा तो वो ब्याज लेगा, लेकिन आपके जमा पे वो ब्याज देता है। ठीक है, तो यहां पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अब बैंक जब ब्याज देगा तो इससे क्या होगा, इससे जाहिर सी बात है आपका पैसा बढ़ेगा, कहां पर, बैंक में। और अगर बैंक में पैसा बढ़ गया यानी कैशबुक में नहीं पता, तो कैशबुक में क्या होगा, घटा रहेगा। तो यही आप समझ लो कि बैंक द्वारा दिया गया ब्याज का मतलब क्या हुआ कि बैंक में पैसा बढ़ा लेकिन कैशबुक में नहीं पता, तो कैशबुक में घटा रह गया। इसका इंग्लिश क्या होगा, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको ब्याज एक तरह से दे दिया। ठीक है, डन है। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा हो रहा है कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से एकत्रित किया गया ब्याज एवं लाभांश। कभी कभी क्या होता है, बैंक हमारे लिए एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं, तो हम लोग बैंक में बहुत सी चीजों को मैंडेट करा देते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें बैंक से हम लोग जुड़वा देते हैं। जैसे क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे हमारा कोई इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आता है, बैंक से अपने आप पैसा कट जाता है। करवाते हो ना आप लोग इंस्टॉलमेंट में चीजों को, अगर इंस्टॉलमेंट में चीजों को लेते हो तो देखते हो जैसे डेट आता है बैंक से पैसा कट जाता है, आपको खुद से पेमेंट करने की जरूरत नहीं, बैंक अपने आप उसका पेमेंट कर देता है। इसी तरह क्या होता है, बिजली को बिल को आपने करा दो, जैसे बिजली का बिल ड्यू डेट आएगा अपने आप बैंक से पैसा कट जाएगा, बिजली का बिल चुका दिया जाएगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है ना। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है, बैंक से आपने जो है मैंडेट करा दिया है, जुड़वा दिया है, तो अपने आप क्या होगा कि जैसे ही टाइम आएगा, ड्यू डेट आएगा, बैंक से वो पैसा कट जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कटने वाली बात है, यानी बैंक द्वारा भुगतान वाला बात। उसी तरह बहुत सी चीजों को आपने बैंक से लिंक करा दिया, तो टाइम आते बैंक में अपने आप पैसा कलेक्ट हो जाएगा। जैसे सैलरी हमारा टाइम पे बैंक में आ जाता है, ठीक है, बैंक वाला सैलरी कलेक्ट कर रहा है। जैसे हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका ब्याज बैंक वाला टाइम पे पैसा कलेक्ट कर लेता है। उसके डिविडेंड यानी लाभांश को बैंक वाला क्या करता है, टाइमली कलेक्ट कर लेता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बोला कि बैंक के द्वारा ग्राहक की ओर से एकत्रित किया ब्याज एवं लाभांश यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है कलेक्टेड बाय बैंक, यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसका इंग्लिश आप लिखोगे इंटरेस्ट, ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, और हम लोग जो है लाभांश को क्या कहते हैं, लाभांश को डिविडेंड कहते हैं। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक यानी बैंक ने उसे जो है वसूल किया, ठीक है, कलेक्टेड बाय बैंक, ये इसका इंग्लिश हो गया। और इससे होगा क्या भाई, क्योंकि बैंक में ये सब चीजें कलेक्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है बैंक में पैसा बढ़ेगा, और बैंक में पैसा बढ़ गया हमें नहीं पता तो हमारे यहाँ क्या हो गया, घटा रह गया, यानी कैशबुक में घटा रह गया। तो बैंक अगर किसी भी चीज को कलेक्ट करता है तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, और अगर वो हमको नहीं पता तो वहां पे घटा रहेगा। इसी तरह बैंक अगर किसी चीज का भुगतान करेगा तो बैंक में पैसा घटेगा, और हमें नहीं पता रहेगा तो हमारे यहाँ पैसा बढ़ जाएगा। इसका उल्टा आप समझ ही सकते हो। अगला पॉइंट हमारा क्या बोला है, अगला पॉइंट बोला है बैंक द्वारा लिया गया व्यय, कमीशन और बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज। तो जैसे बैंक द्वारा वहां पे दिया गया ब्याज था ना, यहाँ पे देखो बैंक अधिविकर्ष पर जो ब्याज होगा वो बैंक द्वारा क्या होगा, वो बैंक द्वारा लिया गया ब्याज होगा, लिया गया। तो बैंक सालाना बहुत से चार्जेस काटता है, ठीक है, जिसको हम लोग बैंक चार्जेस कहते हैं। जैसे हम लोग भी अपन देखेंगे अपना जनरली, तो हम लोग के भी पासबुक में क्या होता है, एक लास्ट टाइम पे आपको देखोगे मैसेज आता है कि बैंक ने पैसा काट लिया, किस चीज का, जैसे हम एटीएम इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा कट जाता है, हम लोग चेकबुक इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा कट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक जो भी सर्विसेज देता है उसका जो है सालाना कुछ ना कुछ चार्जेस काटता है। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं व्यय, बैंक चार्जेस, बैंक व्यय। इसी तरह अगर बैंक से आप कोई एजेंसी संबंधी कार्य करा रहे हो तो बैंक उसके लिए क्या करता है, कमीशन लेता है, इसी को कहते हैं बैंक कमीशन। और अगर आप बैंक से जमा से ज्यादा निकालो, अगर बैंक में आपने मान लो जैसे 10,000 रुपए जमा किया और आपने उससे 12,000 13,000 निकाल लिया बैंक में, तो 2-3 हजार आपने जो ज्यादा निकाला उसको अधिविकर्ष कहते हैं, और उस पर बैंक क्या करता है, ब्याज लेता है, ठीक है, तो वो भी बैंक वाला काटता है, चार्ज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें चार्ज करने वाला बैंक खुद निकाल लेता है, काट लेता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, बैंक चार्जेस, जो भी रहेगा उसका नाम लिख दोगे, बैंक चार्जेस कॉमा कमीशन, ठीक है, कमीशन, और क्या है, और है बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ये सारे के सारे चीजें क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो लिखेंगे चार्ज्ड बाय बैंक, ठीक। तो ये हमारा हो गया।
अब इन सब से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें बैंक द्वारा काटा जा रहा है, तो ये सब चीज क्या होगा, पासबुक में घटेगा, और कैशबुक नहीं पता तो कैशबुक में प्लस होगा। अब इनमें से कोई एक चीज दे सकता है, दो चीज दे सकता है, जैसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट केवल तो लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, अगर केवल बैंक में है तो लिखो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, अगर वो कमीशन है तो लिखोगे कमीशन चार्ज बाय बैंक, जो भी है उसका नाम लिख करके चार्ज बाय बैंक, तो ये यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक के खाते में जमा कराए गए धन। हमारे कुछ कस्टमर हैं, उनको पेमेंट हमें करना चाहिए था, वो मेरे सीधे बैंक खाते में जमा कर दें। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं आजकल कुछ भी सामान लेने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कैश उसको दे देते हैं हाथों हाथ, तो वहां पे हाथों हाथ कैश से पेमेंट हो रहा है, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं क्यूआर कहाँ आपका, और क्यूआर में जो है पेमेंट कर देते हैं। तो जब क्यूआर में पेमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा वो कहाँ जाता है, सीधे उसके बैंक अकाउंट में, है ना बात। तो वैसे ही है कि ग्राहक आपको हाथ में पैसा ना देकर के आपके सीधे खाते में जमा कर दिया, तो यही बोला है कि बैंक ग्राहक द्वारा सीधे क्या हो रहा है, बैंक के खाते में जमा कराए गए धनराशि। तो डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड या डायरेक्ट डिपॉजिट लिख दो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ग्राहक ने सीधे रूप से जमा किया। तो सीबीपीवी की अगर बात किया जाए तो ग्राहक अगर सीधे जमा कर दे रहा तो यहाँ पे पैसा बढ़ गया, और आपको नहीं पता तो यहाँ पे पैसा घट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखो, समझ में आ रहा होगा। अगला बोलता है कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया कोई भुगतान। जैसे हमने बोला ना, बैंक बहुत से भुगतान आपकी तरफ से कर सकता है। जैसे हमने बोला कि आपने कोई इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है, जैसे कोई बीमा वगैरह कराया उसका कोई पेमेंट कर दिया, जैसे बिजली के बिल का पेमेंट कर दिया, जैसे जो है कोई भी प्रकार का आपने जिसको भी वहां पे जो है करा दिया है, लिंक करा दिया, उसका पेमेंट बैंक कर सकता है। ठीक है, तो जो भी पेमेंट करेगा तो उसका नाम लिखोगे। ठीक है, जो भी पेमेंट करेगा, किया गया कोई भुगतान, तो डैश पेमेंट, ठीक है, डैश पेमेंट पेड बाई बैंक, ये इसका हो जाएगा इंग्लिश, पेड बाई बैंक। जैसे मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम तो लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक। जैसे मान लो और कोई चीज है तो ये पेड बाई बैंक, तो जो भी होगा पेड बाई बैंक लिख दोगे, डैश पेमेंट की जगह डैश पेमेंट पेड बाई बैंक लिख लो। ठीक है, तो डैश पेड बाई बैंक आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो जिसको भी पेमेंट करना है वो क्या होगा, वो पेड बाई बैंक हो जाएगा, है ना बात, वो पेड बाई बैंक हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे क्या होगा आप बताओ, अगर बैंक ने भुगतान किया तो सीधी सी बात है क्या, बैंक में पैसा घट गया और हमको नहीं पता तो हमारे यहाँ बढ़ गया। समझ में आ रहा है सारे के सारे अंतर। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है 12वां, बिल पर दी गई छूट जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया हो। इसके अलावा बिल पर दी गई छूट जिसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं किया गया। अगर बिल पर जो छूट देते हैं ना, तो बिल का रकम काट लेता है बैंक वाला। ठीक है, बिल क्या होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, विनिमय पत्र। जैसे वो अगर मान लो 4000 का और बैंक से जाकर के आप उसको डिस्काउंट कराओगे, जब भुनाओगे तो 4000 की जगह बैंक थोड़ा सा कम पैसा देगा, तो बैंक उस पैसे को कट कर लेता है। और क्या होता है, अगर आपने उसको क्या किया, उसका रोकड़ बही में लेखा नहीं किया, यानी बैंक में घट गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको कैशबुक में नहीं घटाया, यही इसका मतलब है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन बिल नॉट रिटेन इन कैशबुक, डिस्काउंट ऑन बिल नॉट रिटेन इन कैशबुक। ठीक है, तो क्या होगा इसका, तो जब सीबीपीबी में हम लोग इसको लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, घट गया, और यहां पर नहीं पता तो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन बिल बैंक वाला काट के देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि विनिमय पत्र हुआ या हुंडी हुआ या चेक हुआ, ये सब संग्रह के लिए बैंक भेजे गए लेकिन अप्रतिष्ठित हो गया, तो ऐसा हम पहले भी लिखवा चुके हैं, सेम टू सेम। चेक अगर हम लोग भेजते हैं और अप्रतिष्ठित हो गया, यानी चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, नहीं यहाँ पे बट डिसऑनर्ड। उसी तरह हुंडी सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। इसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। ये तीनों की तीनों एक प्रकार से विनिमय साध्य लिख पत्र है, ये सब पैसे की जगह पे चलता है। जैसे चेक होता है, सेम उसी तरह हुंडी की बात करो, सेम उसी तरह विनिमय पत्र की बात करो। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, तो सीधी सी बात है क्या होगा हमारा पीबी में। ठीक है, पीबी और सीबी की अगर हम लोग बात करें तो डिसऑनर्ड होने का मतलब पीबी में घट गया और यहां नहीं पता तो यहां पे बढ़ गया, तो यही इसका ये फर्क पड़ेगा। ठीक, चलो, तो हम लोगों ने सारे के सारे अंतर के बात समझ लिए कि इतने हमारे अंतर के कारण है। अब जब ये हम लोग अंतर के कारण समझ लेते हैं तो इसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बात और समझना है, क्योंकि हमें जो है न्यूमेरिकल्स करना है ना। ये तो थ्योरी हो गया, और थ्योरी में बस इतना ही आता है, थ्योरी में बस इतना ही आता है, बैंक समाधान विवरण से क्या से कैशबुक और पासबुक में अंतर के कारण बताइए, तो 13 कारण बता दिया। इसके अलावा भी क्वेश्चंस में और भी अनेक तरह के घुमा फिरा के अगर बातें होंगे तो वो लोग हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक समाधान विवरण आखिर में बनता कैसे है, तो इसको समझो। बैंक समाधान विवरण, ठीक है, बैंक समाधान विवरण
बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, ठीक है। हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई बैंक समाधान विवरण बनता कैसे है। तो टोटल जो बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है उसके टोटल 4 मेथड होते हैं। कितने? टोटल 4 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पहला जिसे हम लोग कहते हैं रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, ठीक है। रोकड़ बही के अनुसार शेष भी बोल सकते हैं या बैंक शेष बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार या तो शेष बोलो या तो बैंक शेष बोलो। रोकड़ बही के अनुसार शेष या बैंक शेष, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है? इस दूसरा हमारा होता है बैंक के अनुसार, ठीक है, या पासबुक बोलो, बैंक नहीं बल्कि पासबुक, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है पासबुक, पासबुक के अनुसार, ठीक है। पासबुक, पासबुक के अनुसार बैंक शेष, ठीक है। ये दूसरा होता है। ठीक। इसके बाद हमारा जो तीसरा होता है वो क्या होता है? तीसरा होता है रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। ये भी मेथड है, ठीक। और इसके बाद हमारा लास्ट चौथा होता है वो क्या होता है? चौथा होता है पासबुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, पासबुक के अनुसार तो इस प्रकार से हमारे 4 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे टोटल 4 मेथड होते हैं। अब इन चारों मेथड में आपको समझना पड़ेगा कि पहला जो मेथड हम लोग का बोल रहा है क्या, कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या कहते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। जब क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह से दिया हो, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह से दिया है तो इसे हम लोग कहते हैं रोकड़ बही के अनुसार शेष, ठीक है। रोकड़ बही के अनुसार शेष, रोकड़ बही के अनुसार शेष या रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष यानी बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्वेश्चन की शुरुआत का पॉइंट होगा। तो ये पहला मेथड माना जाएगा। दूसरा मेथड हो गया हमारा क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। दूसरा मेथड हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। यानी क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में हमारा जो है पासबुक के अनुसार शेष दिया रहेगा, तो वो हमारा दूसरा मेथड माना जाएगा, ठीक। तीसरा मेथड क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तीसरा मेथड हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये तीसरा मेथड हो गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन में जब इसके अनुसार हमारा स्टार्टिंग हो। और चौथा मेथड हो गया जिसको हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या? एज पर पासबुक, ये हमारा अगला मेथड हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 4 मेथड हमारे होते हैं। अब इन चारों मेथड में आपको एक बात समझना पड़ेगा, क्या? सबसे पहली बात, रोकड़ बही के अनुसार जब हम लोग शेष की बात करते हैं या बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैश बुक जो है, कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। यानी कैश बुक में पैसा किधर बढ़ता है? डेबिट में जाता है तो बढ़ता है, क्रेडिट में जाता है तो घटता है। तो इसका जो शेष होगा, याद रखना, ये क्या होगा? ये डेबिट होगा। इसका शेष जो होता है वो डेबिट होता है, ठीक है, डेबिट होता है। और अगर पासबुक की बात किया जाए तो पासबुक का शेष क्या होता है? पासबुक का शेष क्रेडिट होता है। इस बात को आपको एकदम याद रखना है, जो बात हम बता रहे हैं। कैशबुक का शेष हमारा डेबिट होता है, पासबुक का शेष हमारा क्रेडिट होता है। उसी तरह अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक की बात करेंगे तो इसका शेष क्या होता है? इसका शेष क्रेडिट होता है। समझना, इसका शेष क्या होता है? इसका शेष हमारा जो है क्रेडिट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग पासबुक के अनुसार अगर शेष की बात करेंगे, बैंक अधिविकर्ष की बात करेंगे, ओवरड्राफ्ट की, तो इसका शेष क्या होता है? इसका शेष डेबिट होता है। तो ये आप लोगों को जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है,
ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हम रीजन भी बताएंगे कि क्यों ऐसा शेष होता है, लेकिन ये अभी आप लोग इतना याद रखना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया क्या, कि रोकड़ बही के अनुसार जो बैंक शेष होता है वो उसका डेबिट बैलेंस होता है। अगर पासबुक के अनुसार शेष की बात करें तो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष की बात करें तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष की बात करेंगे तो डेबिट बैलेंस होता है। ये पॉइंट समझ गया। इसके साथ साथ जो शेष होता है वो फेवरेबल यानी अनुकूल होता है, और जो उसका उल्टा होता है वो प्रतिकूल होता है, ठीक है। यानी रोकड़ बही के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर याद रखना कि अगर रोकड़ बही में कोई चीज डेबिट लिखा है तो इसका मतलब बढ़ना, बात समझना। अगर रोकड़ बही में कोई चीज डेबिट लिखा है तो इसका मतलब बढ़ना, पॉजिटिव, समझे, बात समझे। और अगर रोकड़ बही में कोई चीज अगर क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, घटना, घटना यानी निगेटिव, ठीक है। और जो पॉजिटिव है यानी डेबिट है उसको हम लोग कहते हैं अनुकूल, अनुकूल यानी हमारे लिए अच्छा, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोले तो फेवरेबल, ठीक है। और जो हमारा निगेटिव है इसे हम लोग कहते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल के लिए मेरे लिए खराब, प्रतिकूल मतलब मेरे लिए खराब, खराब यानी अनफेवरेबल, ठीक है। यानी एक तरह से बोला जाए तो एक तो मेरे लिए अच्छा स्थिति है, एक तो मेरे लिए बेकार स्थिति है। फेवरेबल यानी मेरे लिए अच्छा स्थिति, अनफेवरेबल यानी मेरे लिए खराब स्थिति। उसी तरह मतलब यहाँ पे समझना कि अगर रोकड़ बही में कोई पैसा लिखा है डेबिटेड यानी रोकड़ बही में वो पैसा बढ़ रहा है, अगर रोकड़ बही में कोई पैसा लिखा है क्रेडिटेड यानी वो पैसा रोकड़ बही में घट रहा है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, ठीक है। और रोकड़ बही के अनुसार शेष जो होता है वो डेबिट होता है, ये फेवरेबल शेष की बात कर रहा है यानी ये अनुकूल शेष की बात कर रहा है, ठीक है, डन है। अब इसी तरह पासबुक में देखा जाए तो पासबुक में क्या होगा, पासबुक में हमारा जो क्रेडिट होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ते हुए, ठीक है, वो फेवरेबल हो गया। और पासबुक में जो डेबिट होता है वो हमारा घटते हुए यानी वो अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। यानी ये क्या है, ये अनुकूल है यानी पॉजिटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव है, फेवरेबल, फेवरेबल। और ये हमारा क्या है, प्रतिकूल है यानी निगेटिव है, यानी क्या है, निगेटिव है यानी अनफेवरेबल, ठीक, बात समझे। तो ये अनुकूल हो गया फेवरेबल और ये हो गया प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल, डन है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब कारण क्या है कि पासबुक का जो है क्रेडिट होता है, कैशबुक का डेबिट होता है। अब आप देखना पासबुक में, और आप लोग अपना बैंक का जो ट्रांजेक्शन करते हो उसमें देखना, तो मैसेज आता है फोन में। अगर आपके बैंक में पैसा जमा हो रहा है यानी आप किसी से पैसा रिसीव कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो देखना जो मैसेज आएगा उसमें क्रेडिटेड लिखा रहता है। क्यों क्रेडिटेड, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या, फेवरेबल यानी बढ़ता हुआ, तो पैसा जब बढ़ेगा तो देखना क्रेडिटेड लिख करके आएगा। और पासबुक में अगर पैसा घटता हुआ है यानी डेबिटेड, यानी पैसा अगर आप पेमेंट कर दोगे तो देखना आपको जो मैसेज आता है वो डेबिटेड लिख करके आता है। डेबिटेड यानी घटना, क्रेडिटेड यानी बढ़ना, ये पासबुक में नहीं, बैंक के लिए। और हम लोग अपने लिए कैशबुक में जब हम लोग लिखा करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, डेबिट का मतलब बढ़ना और क्रेडिट का मतलब घटना, डन है, समझ में आया। तो पासबुक में क्या फेवरेबल है, इसमें क्या अनफेवरेबल है, बात डन है, अच्छे समझ में आया, ठीक है। यानी अधिविकर्ष वाला जो बैलेंस है, ये बात समझना, यानी अधिविकर्ष वाला बैलेंस क्या है, ये निगेटिव बैलेंस है। अधिविकर्ष वाला बैलेंस क्या है, ये निगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, पास कैशबुक में आपने जितना पैसा था उससे ज्यादा निकाला हुआ है, ये क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए ये फेवरेबल डेबिट होता है, उसका उल्टा क्रेडिट क्या, अनफेवरेबल, यानी ये क्या है, उल्टा निगेटिव बैलेंस है। उसी तरह पासबुक में जो देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट क्यों हो गया, डेबिट इसलिए हो गया क्योंकि ये उल्टा है, आपने पैसा ज्यादा निकाल के रखा है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये फेवरेबल है और दूसरा अनफेवरेबल है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कैशबुक में अपना लेखा करते हैं तो वो लेखा हमारे द्वारा किया जाता है, ये बात हमने बताया था ना, जो कैशबुक में हम लोग जो लेखा करते हैं वो हमारे द्वारा खुद किया जाता है। और हमारे हिसाब से जो हम अपने लिए लेखा करते हैं तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि हमने अगर बैंक में पैसा जमा रखा है तो मेरे लिए वो पैसा क्या है, मेरे लिए वो पैसा संपत्ति है, ठीक है, बात समझे। यहां पे हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम आपको बताते चल रहे हैं, समझना। कैशबुक, ठीक है, कैशबुक डेबिट बैलेंस दिखाता है, डेबिट शेष दिखाता है, कारण बताते हैं क्यों, ठीक है। और यहां पर लिख रहे पासबुक, पासबुक क्रेडिट शेष दिखाता है, पासबुक क्रेडिट शेष दिखाता है, कारण समझो क्यों। भाई ये तो पता चल जाए दिखाता है, लेकिन क्यों, कारण समझो। तो देखो जो कैशबुक है ना, कैशबुक हमारा जो है डेबिट बैलेंस इसलिए दिखाता है क्योंकि कैशबुक में जो लेखा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाए, खुद के द्वारा। कैशबुक में लेखा कौन करता है, खुद के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कैशबुक में जो हम लोग का बैंक शेष होता है, बैंक बैलेंस जो हमारा दिखाता है कैशबुक में, वो हमारे लिए क्या है,
वो हमारे लिए संपत्ति है, वो हमारे लिए संपत्ति है, और संपत्ति का बैलेंस क्या होता है? संपत्ति का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, कैश बुक में लेखा किसके द्वारा किया जाता है? व्यापारी द्वारा। कैश बुक में लेखा जो है व्यापारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्यापारी द्वारा किया जाता है, क्या लेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब व्यापारी द्वारा लेखा किया जाता है तो इसीलिए व्यापारी द्वारा जो बैंक शेष होता है वो उसके लिए संपत्ति होता है, संपत्ति की वजह से डेबिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि संपत्तियों का शेष क्या होता है? डेबिट होता है, सभी संपत्तियों का शेष डेबिट होता है। डन है बात, समझ में आया? और अगर पासबुक की बात किया जाए तो पासबुक में लेखा किसके द्वारा किया जाता है? बैंक द्वारा किया जाता है। पासबुक में लेखा जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? बैंक द्वारा किया जाता है, बैंक द्वारा किया जाता है, कैश द्वारा किया, व्यापारी द्वारा किया जाता है। समझ लेना किसकी बात हो रहा है? लेखा का, लेखा भी लिख दे क्या? लेखा। ठीक है, यहां भी लिख दे रहे हैं किसकी बात हो रहा है? लेखा का। ठीक है, समझ में आया? तो ये बैंक द्वारा किया जाता है। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझो, अगर बैंक में ले जाके हम पैसा जमा करते जा रहे हैं, तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है उसके पास? वो बैंक का अपना खुद का पैसा नहीं है भाई, बैंक में तो हमने पैसा रखा है ना, तो वो जो बैंक के पास जो पैसा जमा वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है। तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है? बैंक के लिए वो पैसा है दायित्व, लायबिलिटी, उसे कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, वो हमें वापस करेगा, वो हमें वापस करने के लिए उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गया है, समझे? तो इसीलिए जो बैंक का हमारा जो शेष होता है, ठीक है, इसीलिए पासबुक का जो बैंक बैलेंस होता है, पासबुक का जो बैंक बैलेंस होता है वो क्या होता है? बैंक के लिए, बैंक के लिए वो लायबिलिटीज होता है, बैंक के लिए वो लायबिलिटीज होता है। और लायबिलिटीज होने के कारण ही क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, लायबिलिटीज के कारण ही क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि दायित्व का शेष क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब समझ में आ गया डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है? ये बच्चों के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, लोग बता देते हैं रट जाओ रट जाओ रट जाओ, लेकिन रीजन जानो क्यों। ये होता है एसेट्स की वजह से, ये होता है लायबिलिटीज की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये आपको बातें समझा दिया कि कौन सा चीज फेवरेबल है, कौन सा चीज अनफेवरेबल है। ठीक है, कब हमारा क्वेश्चन हमारे 4 विधियों से बनेगा, क्वेश्चन हमारे 4 विधियों से बनेगा। पहला विधि है जो हमारा बोलता है बैलेंस एज पर कैश बुक, जब हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन की शुरुआत होगी तब। दूसरा हमारा बोला है बैलेंस एज पर पासबुक, जब हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, यानी क्वेश्चन की शुरुआत इससे होगी तब। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी जब रोकड़ बही का क्रेडिट से दिया रहेगा तब। और अगला हमारा हो गया पासबुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी पासबुक का जब डेबिट शेष दिया रहेगा तब। अगर इससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है तो ये 4 विधियां बन जाती हैं। अब हम लोग सीधे पहली विधि पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपको समझा दें। हम लोग 4 विधियों को समझ लिए, ठीक है, हम लोगों ने 4 विधियों को समझा, तो इसीलिए हम बोर्ड के पूरे पेज को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, हमने 4 विधियों को समझा तो हमने पूरे बोर्ड को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा जो है वो हम मान रहे पहली विधि का, सबसे पहला हिस्सा हम मान रहे पहली विधि का। और पहली विधि क्या कहता है? पहली विधि बोलता है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, पहली विधि कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताते जा रहे हैं, यहीं से समझ लो ये चैप्टर अपने आप में समाप्त हो जाएगा, फिर केवल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। सारी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो पहला विधि जो हमारा हो रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, इस रूल्स को आपको एकदम बढ़िया से याद रखना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका बैलेंस क्या होता है? तो बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, डेबिट। तो याद रखना जब क्वेश्चन की शुरुआत इससे होती है, पहली विधि, तो पहली विधि में जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो सीबीपीबी जो हमारा ये बनता है, हर क्वेश्चन में सीबीपीबी बनेगा, याद रखना, हर क्वेश्चन में सीबीपीबी बनेगा, और इसी सीबीपीबी के हिसाब से क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो जब भी हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो जो भी सीबीपीबी बनेगा, ठीक है, जो भी सीबीपीबी बनेगा, जोड़ने घटाने वाला सारा का सारा अंतर के कारण के हिसाब से लेकर के चलेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग सीबी को कट कर देंगे, उसमें हम लोग सीबी को कट करेंगे और सारा सॉल्यूशन पीबी के हिसाब से होगा। अभी इसको हम क्वेश्चन में भी समझाएंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, बस अभी रूल समझो, ये नियम है, ये बीआरएस बनाने का नियम हम बता रहे हैं। अगर पहले विधि से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग होगा, सीबी कट के पीबी के हिसाब से। ठीक है, पासबुक के हिसाब से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, और हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, वो हमारा आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझे? क्वेश्चन की स्टार्टिंग इससे होगी, आंसर हमारा ये मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो करता है ना, इसलिए ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया। डन है बात? ये पहली विधि की बात हो गया। पहली विधि में बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, पासबुक से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक।
ठीक है, और ये तब होगा जब आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। जनरली ऐसा ही होता है कि आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन कभी कभी आंसर निगेटिव भी आ सकता है, कभी कभी आंसर निगेटिव भी आ सकता है। और जब आंसर निगेटिव आ जाता है तो बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट हो जाता है। अगर आंसर निगेटिव आ गया तो बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का बैलेंस होता है डेबिट। तो आंसर निगेटिव आने पर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर अगर निगेटिव आ गया तो हमारा ये आंसर बनेगा। ठीक, डन। तो ये पहली विधि की बात हो गया, सारे रूल्स हम आपको यहां पे समझा रहे हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर में स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा है तो अभी न्यूमेरिकल्स लगाते लगाते सारे बात एकदम दिमाग से एकदम क्लियर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले यहां तक, इस पेज तक जितनी बातें बता रहेंगे वो सब बात आपको एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन जितना लगाओगे उतना ये बातें आपके दिमाग में समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे पूरा वीडियो खत्म होगा दोबारा से यहां तक के नोट्स को एक बार रिवाइज करना, एक बार पढ़ना, एक बार याद करना। तो देखो आपको बहुत बेहतर सारी बातें समझ में आएगा, और एक बार में आपको यार वन शॉट के माध्यम से एक बार में पूरा ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से, एकदम फंडामेंटली तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। मतलब हर बच्चा सीख सकता है ऐसा, जो कॉमर्स का अभी अभी स्टार्ट किया है, एकदम नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, वो भी समझ सकता है। इतना अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, आराम से देखना। ठीक है, दूसरी विधि हम लोग क्या होता है, ये पहली विधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी विधि का हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलो दूसरी विधि हमारा क्या होगा। ठीक, दूसरी विधि की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो दूसरी विधि में हम लोग ले लेते हैं कौन सा, दूसरी विधि हम लोग ले लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अगर क्वेश्चन की शुरुआत बैलेंस एज पर पासबुक से हो, ये दूसरी विधि है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की शुरुआत बैलेंस एज पर पासबुक से हो, और बैलेंस एज पर पासबुक क्या दिखाता है, तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन की शुरुआत इससे हो, बैलेंस एज पर पासबुक से हो, तो हम लोग जो सीबीपीबी बनाएंगे, हम लोग जो सीबीपीबी बनाएंगे, ध्यान रखना, हम लोग जो सीबीपीबी बनाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ये होगा कि भाई पीबी कट जाएगा, पीबी कट जाएगा और सॉल्यूशन सीबी के हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे यहां पर था बैलेंस एज पर कैशबुक में पीबी के हिसाब से सॉल्व हो रहा था, यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक में सीबी के हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, तो बैलेंस में जिसका बैलेंस रहेगा उसके जस्ट उल्टा से सॉल्यूशन, जैसे पासबुक का बैलेंस है तो कैशबुक से सॉल्यूशन, कैशबुक का बैलेंस है तो पासबुक से सॉल्यूशन, ये बात याद रहेगा। और जो आंसर निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा बैलेंस एज पर, वो आ जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक। ठीक है, आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक, और बैलेंस एज पर कैशबुक यानी डेबिट, ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन कब, जब हमारा पॉजिटिव होगा आंसर, जब हमारा पॉजिटिव आंसर होगा तो बैलेंस एज पर कैशबुक लिखेंगे। लेकिन कभी कभी आंसर निगेटिव आता है, तो जब आंसर निगेटिव आता है तो बैलेंस की जगह हम लोग लिख देंगे ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अगर हमारा आंसर निगेटिव आ गया तो बैलेंस की जगह लिख देंगे ओवरड्राफ्ट, और लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक हो जाएगा, अगर आंसर निगेटिव आ गया तो। ठीक, ये दूसरी विधि की बात हो गया। तो पहली विधि, दूसरी विधि, साथ में ये चारों विधियों को समझोगे ना तो आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम अगली विधि, तीसरी विधि। तीसरी विधि यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरी विधि यानी कौन सा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक की बात करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से हो, अगर हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से हो जिसका बैलेंस हम लोग क्रेडिट शो करता है, तो फिर कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक होगा तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जो हमारा सीबीपीबी बनेगा, जो हमारा सीबीपीबी बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ऐसे करके बहुत से आइटम्स होंगे, जैसे अभी क्वेश्चन लगा हो तो आपको समझ में आएगा। तो बस इतना याद रखना कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगा तो फिर क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन की सॉल्यूशन पासबुक कटेगा और कैशबुक के अकॉर्डिंग होगा। यानी ओवरड्राफ्ट रहेगा जिसका उसी के हिसाब से सॉल्यूशन, बैलेंस रहेगा जिसका उसके उल्टा से सॉल्यूशन, यानी ऊपर नीचे यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, और ये दोनों आपस में सीधा सीधा, यहाँ पे जो रूल है वही यहाँ पे रूल है, यहाँ पे जो रूल है उसके जस्ट उल्टा यहाँ पे रूल है। ठीक है, आपको रूल्स याद रखना चाहिए। और आंसर कैसे आएगा, तो देखो आंसर आपका जो है वो इस प्रकार से आएगा कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक है ना, तो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। और ये क्या होगा, ये आंसर तब आएगा जब हमारा आंसर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आंसर हो तो हम लोग ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखेंगे, लेकिन अगर आंसर निगेटिव हो तो ओवरड्राफ्ट की जगह हो जाएगा बैलेंस, जस्ट उल्टा। ओवरड्राफ्ट की जगह बैलेंस हो जाएगा और बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा और ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये निगेटिव बैलेंस पर होगा। तब नेगेटिव बैलेंस आएगा तो हम लोग ये आंसर लिखेंगे, पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो ये आंसर लेंगे। ज्यादातर हमारा पॉजिटिव बैलेंस वाला ही क्वेश्चन होता है, हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, और फिर इसके बाद लास्ट बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं। तो ये बात देखो, अब चौथा रूल हमारा क्या है, चौथा में हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को देख लो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग इससे हो, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से हो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो, जिसका बैलेंस क्या होता है, जिसका बैलेंस होता है डेबिट। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जिसका बैलेंस होता है डेबिट, तो हमारी जो सीबीपीबी होगा, हमारा जो सीबीपीबी होगा, इस सीबीपीबी में, ठीक है, इस सीबीपीबी में क्या होना है, तो भाई देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे करके हमारे सीबीपीबी के बहुत ढेर सारे आइटम होंगे। तो समझना किससे सॉल्यूशन होगा, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अगर होगा तो हमारा कैश बुक कट जाएगा, सॉल्यूशन पासबुक के अकॉर्डिंग होगा, सारा सॉल्यूशन क्या पासबुक के अकॉर्डिंग होगा। तो देखो ना, आपका ये दोनों क्या सिमिलर रूल चल रहा है, ये दोनों क्या सिमिलर रूल चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। ठीक है, ऐसे करके आप नियम अगर ऊपर वाला याद कर लोगे तो नीचे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और अगल बगल भी अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों भी आपस में अपोजिट है। तो आपको पूरा ये नियम एक बार याद कर लोगे, एक साथ चारों के चारों समझ लोगे, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप कर लोगे। अब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर, ठीक है, एज पर कैश बुक, ये इसका आंसर आएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये इसका आंसर आएगा जब आंसर आना रहेगा। लेकिन कब, ये जब पॉजिटिव होगा तब, पॉजिटिव होगा तो ये आंसर आएगा। लेकिन अगर निगेटिव आंसर आ गया तो भाई निगेटिव आंसर आ गया तो ओवरड्राफ्ट की जगह होगा बैलेंस। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कब होगा, जब निगेटिव होगा तब। तो हमने ये नियम बता दिया। अब इसमें हो सकता है कि सभी लोगों को ये नियम समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, नियम उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ रहा है, आज के आज अभी कभी इसी चैप्टर में यहां से ही शुरुआत कर रहे हो, अभी पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहां पे किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये क्या कर रहे हो सर, सर कुछ तो बताओ सर, समझ में नहीं आ रहा है ना बात, ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इसीलिए चलो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहला विधि, चलो हम पहले विधि से क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो चलो फर्स्ट विधि हम लोग स्टार्ट करें, पहला मेथड जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बैलेंस एज पर। ठीक है, बैलेंस एज पर कौन सा पहला विधि है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा पहला विधि है ना। तो बैलेंस एज पर कैश बुक से हम लोग पहला मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेबिट। इस वाले विधि से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड चालू कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड हम लोग जो है लगा रहे हैं। ठीक है, चलो तो पहला विधि हमारा हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैलेंस एज पर कैश बुक का हमने रूल क्या बताया, तो बैलेंस एज पर कैश बुक का हमने रूल ये बताया है कि जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा हमने आपको अच्छे से समझाया है, उसमें कैश बुक कट जाएगा और पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या हो गया, ये रूल हो गया, ये इसका नियम हो गया। ठीक है, ठीक। और आंसर में हमने क्या बोला कि अगर हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर में हमारा क्या होगा कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्टिंग है तो आंसर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ठीक है, आंसर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक होगा, है कि नहीं बात, हमने बताया आंसर बैलेंस एज पर पासबुक होगा। एक एक करके वो रूल जो हमने चारों एक साथ बताया, एक एक करके हम चारों रूल्स के मेथड से आपको क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक हमारा आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, ये कब होगा, ये जब पॉजिटिव आंसर आएगा, जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये होगा। लेकिन अगर आंसर हमारा निगेटिव आ गया तो बैलेंस की जगह हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा अगर आंसर निगेटिव आ गया तो चलो इस मेथड से क्वेश्चंस लगाया जाए। ठीक है, पहला रूल हम बता रहे हैं, पहला मेथड हम समझा रहे हैं। ठीक है, पहला मेथड का हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। डन, फर्स्ट मेथड हम लोग शुरू कर रहे हैं। सारा बात फिर से हमने रिवाइज किया, वहां पे जो फर्स्ट मेथड था वही। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है,
ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना रहता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है, यानी कौन से मेथड, तभी पता चलेगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग को अंदर पॉइंट्स पढ़ना रहता है और सीबीपीबी बनाना रहता है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप बनना स्टार्ट होता है। तो चलो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कैसे होगा। बोलता है हमारे क्वेश्चन में कि 31 दिसंबर 2019, तो देखो हमारा जो बैंक समाधान है बीआरएस, वो किसी ना किसी एक फिक्स्ड डेट पे बनता है। तो बीआरएस बनाने का डेट है 31 दिसंबर 2019। तो बोलता है कि कोई एक व्यापारी के रोकड़ बही के अनुसार 7,500 का बैंक में डेबिट था। किसके अनुसार डेबिट था? रोकड़ बही, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट था। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है पहला मेथड आ गया ना, ये डेबिट क्या होता है, डेबिट हमारा शेष होता है। तो बैलेंस एज पर, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। कैसे पता चला कि बैलेंस ही बोल रहा है? क्योंकि डेबिट शेष बोला है, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट थे। डेबिट क्या है, कैश बुक का जो डेबिट होता है वही बैलेंस होता है। ये भी इसीलिए ना याद रखने के लिए हमने बोला था कि भाई डेबिट जो है वो बैलेंस की बात होता है, क्रेडिट जब होगा तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल इसीलिए हमने समझाया था। इसीलिए हमने बताया था कि जब पहला, सबसे पहले पेज पे हम इसीलिए समझाते हैं कि पहला बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो उसको डेबिट शेष कहते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक होगा उसका क्रेडिट शेष कहते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा वो हमारा क्रेडिट शेष होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा वो हमारा डेबिट शेष होता है। इसीलिए पहला हमने यही बात बताया था, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन की शुरुआत इससे हो रहा है। तो जैसे ही हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन की शुरुआत इससे हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा विधि है, तो भाई यही तो हमारा फर्स्ट मेथड है, यानी ये फर्स्ट मेथड वाला क्वेश्चन है। इसको पढ़ते ही हमें पता चल गया कि फर्स्ट मेथड वाला क्वेश्चन है। और ये कितना दिया है, ये हमारे पास 7,500 दिया है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्यूशन में हम लोग यूज करेंगे हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पहले ये बात पता चल गया कि हमारा ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है। इसी लाइन से हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है। बोलो डन है, समझ में आ गया कि कैसे पता चला फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है। अब आगे क्या कहता है, अब आगे बोलता है कि रोकड़ बही और पासबुक के मिलान करने पे मालूम हुआ कि, अब यहां पे अंतर के सारे कारण दिए हैं, और जब भी अंतर के कारण होंगे तो आपको क्या करना है, सीबीपीबी बना लेना है, सीबीपीबी यहां पे बना लेना है, ठीक है। और इसी से हमारे क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन होंगे ना, तो इसीलिए सीबीपीबी ध्यान से बनाना है। यही हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने वाले हैं। ये रफ में हम लोग ये काम करते हैं, ये सब, ये जितना भी हम ये सब समझाने के लिए बस कर रहे हैं, ये रफ में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बोलता है यह मालूम हुआ कि 500 रुपए और 700 रुपए, 500 और 700 के क्या हुए, दो चेक हैं जो 31 दिसंबर को बैंक में जमा किए गए थे, उनका रुपया 15 जनवरी 2020 तक वसूल नहीं हुआ। पहला बात यहां पर हो गया, 500 और 700 के दो चेक बैंक में 31 दिसंबर यानी बीआरएस जिस डेट पे बना रहे हैं उस डेट तक, उस डेट पे बैंक में हम लोग जमा किए थे, लेकिन वो पैसा जो है वो पैसा क्या हुआ, 15 जनवरी 2020 तक वसूल नहीं हुआ। 15 जनवरी तक वसूल नहीं हुआ, हम तो 31 दिसंबर की ही बात कर रहे हैं ना। जो पैसा 15 जनवरी तक वसूल नहीं हुआ वो पैसा 31 दिसंबर को भी वसूल नहीं हुआ होगा। यानी कहने का मतलब यही है कि हमने जो चेक बैंक में जमा कराया लेकिन वो क्या हुआ, जमा नहीं हुआ। तो जब हम लोग पैसा बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, जब हम लोग चेक जो है जब बैंक में जमा कराते हैं तो क्या होता है, जब चेक में हम लोग बैंक में जमा कराएंगे तो हम अपने यहाँ बढ़ा देंगे कितना, 500 प्लस 700 यानी 1200, 7 5 12 होता ना, तो 1200 हमने अपने यहाँ बढ़ा दिया, लेकिन वो वहां पे जमा नहीं हुआ, यानी वहां पर क्या हुआ, 1200 घटा रह गया। बात समझ में आया? जो सीबीपीबी हमने स्टार्टिंग में इसीलिए तो समझाया था ताकि ये आपको अच्छे तरीके से करने आया। क्या हुआ है, 500 और 700 इन दोनों के चेक बैंक में हम जमा कराए लेकिन वो वसूल नहीं हुआ, यानी जमा नहीं हुआ, तो अपने यहाँ हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे जमा नहीं हुआ, यहाँ पे घटा रह गया, ठीक है। फिर आगे बोलता है 600 तथा 800 तथा 1200, ठीक है। 6 8 कितना, 8 6 14, 14 और 12, 14 और 12 कितना होगा, 16 10 26, 2600 हो गया, ठीक है। तो 2600 के तीन चेक 28 दिसंबर को काटे गए यानी उसको निर्गमन हुआ, उसको निकाला गया, ठीक है। तो ये चेक काटे गए, उनका भुगतान 10 जनवरी 2020 तक नहीं हुआ, यानी आपने चेक काट करके दिया लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। तो जब आपने चेक काट करके दिया तो अपने यहां घटा दिया, कितने का, 2600 रुपया हो रहा है ना, 2600 का चेक आपने काट के दिया लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पे बढ़ा रह गया, ठीक है, यहां पे बढ़ा रह गया, ठीक, डन है, बात समझे। अच्छा आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि 31 दिसंबर को बैंक ने पासबुक में 125 रुपया ब्याज के क्रेडिट किए, ठीक है, और जिसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ। तो बैंक ने पासबुक में 125 रुपया ब्याज के क्रेडिट किया। हमने बताया था बैंक में क्रेडिट होने का मतलब क्या, बढ़ना कि घटना, तो बैंक का क्रेडिट अनुकूल होता है यानी बढ़ना,
आप लोगों को भी आता है ना मैसेज, जब बैंक में पैसा जमा होता है तो क्रेडिट मैसेज आता है, जब बैंक से पैसा घटता है तो डेबिटेड मैसेज आता है ना बात। तो बैंक में जो पासबुक है 125 रुपए बढ़ा, तो सीधी सी बात है पासबुक में 125 रुपए बढ़ गया, साफ साफ बोला क्रेडिटेड है। लेकिन रोकड़ भाई में इसका लेखा नहीं हुआ, तो कैशबुक में क्या हुआ, कैशबुक में वो घटा रह गया। ठीक, फिर आगे बोला है बैंक व्यय के 20 रुपए, बैंक व्यय के 20 रुपए पासबुक में क्या हुए, डेबिट किए गए, किंतु उसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ। अब फिर से पता चला कि बैंक में जो है क्या हुआ, बैंक व्यय के डेबिट हुए, डेबिट होने का मतलब, बैंक में डेबिट होने का मतलब घटना। तो बैंक में जो है बैंक व्यय का 20 रुपए जो है डेबिट हुआ यानी घटा, लेकिन हमें कैशबुक में नहीं पता, तो कैशबुक में नहीं पता तो यहाँ पे ये बढ़ा रह गया। ठीक, अब आगे क्या बोलता है कि 31 दिसंबर 2020 को बैंक जो है समाधान विवरण यानी ब्यारस तैयार कीजिए। ठीक है, ब्यारस तैयार कीजिए। अब आप खुद बता दो जल्दी से कि इसमें किसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा। पहला मेथड क्या बताया था हमने कि जब भी बैलेंस एज पर कैशबुक होगा, तो बैलेंस एज पर कैशबुक होगा तो हम किसको कट कर देंगे, हम कैशबुक को कट कर देंगे, और जो पासबुक में जो होगा उसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा, यानी यहां पे जोड़ने वाला आइटम जुड़ेगा और यहां पे घटने वाला आइटम घटेगा। ठीक है, हमने मेथड समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग रूल्स पता चल गया। अब रूल्स पता चल गया तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बीआरएस कैसे बनता है, बीआरएस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट इस तरह से लिखते हैं, बैंक, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये हम लोग हेडिंग डाल देते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं एज एट जो डेट है, या एज ऑन या एज एट। ठीक है, डेट क्या है 31 दिसंबर 2019, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर, ठीक है 31 दिसंबर 2019, ये हम लोग डेट डाल दिए। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग जो है अपना पूरा का पूरा ये फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बीआरएस का फॉर्मेट बनेगा, याद रखना, बस ऐसे इतने कॉलम। तो बीआरएस के जब हम लोग का फॉर्मेट इस तरह से बनेगा तो यहां पर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, यहां पे क्या लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा अमाउंट, और अमाउंट है तो रुपए का सिंबल लिखोगे ही, और यहां भी लिखा जाएगा अमाउंट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं बीआरएस का फॉर्मेट। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वही जिससे हमारी क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक, इसी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है ना। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हम लोग यहां पे लिख देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक यानी डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 7500, तो हम लोग 7500 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, 7500 हम लोग यहां पे लिख देंगे, डन। इसके बाद ऐड और माइनस करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऐड लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐड लिखेंगे, और ऐड में सबसे पहला आइटम क्या ऐड हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग किसके हिसाब से ऐड और किसके हिसाब से लेस करेंगे, तो हमारा ये जो पासबुक है उसके हिसाब से, और पासबुक में सबसे पहले ये 2600 वाला आइटम ऐड है, तो 2600 वाला आइटम यानी कौन सा, ये 600, 800, 1200, इसके चेक क्या हुए थे, ये काटे गए थे और उनका भुगतान वसूल नहीं हुआ। ठीक है, भुगतान के लिए नहीं पहुंचा, उनका भुगतान 10 जनवरी तक नहीं हुआ। ठीक है, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है ना, तो यानी इसका इंग्लिश क्या हुआ, चेक इशूड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये इसका इंग्लिश हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे चेक के बारे में, 600 का एक चेक था, 800 का एक चेक था और 1200 का एक चेक था, कुल मिला के हमारा कितना हो गया 2600, तो यहां पर हम लोग 2600 लिखेंगे, कहां पर, यहां पर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 2600 डाल दिया। ठीक, तो पहला हमारा ऐड वाला आइटम हमने लिख दिया, फर्स्ट हमने ऐड वाला आइटम लिख दिया। दूसरा हमारा ऐड वाला आइटम है 125 का, इस 125 का क्या है, तो 125 रुपया ब्याज का है, बैंक का ब्याज है, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, क्योंकि बैंक वाला ब्याज जमा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ₹125, यही दो आइटम हमारे ऐड वाले थे। ठीक है,
ऐड वाले बस ये दो आइटम है, इसके अलावा कोई आइटम ऐड का नहीं है। देखो इसके बाद 1200 घटने वाला, 20 रुपए घटने वाला, तो ये दोनों हमारे ऐड वाले आइटम है। तो क्या करना होगा, इन दोनों को हम लोग ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया ऐड वाले हेडिंग में, फिर इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना, 26 एक 27, 2725 रुपया। ठीक है, 2725 रुपया हमारा यहाँ पे हो गया। और फाइनली क्या करना होगा, जब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दोगे तो फाइनली ये ऐड का आइटम है, तो इसमें इसको जोड़ दोगे, तो जोड़ोगे तो आ गया 5, फिर यहाँ पर आ गया 2, फिर 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है, 7 2 9 1 10, 10,225 आ गया। ठीक है, कितना आया, 10,225। और फिर इसमें से क्या करना है, फिर इसमें से माइनस करना है। अब माइनस करेंगे तो माइनस वाले आइटम ले लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस वाला आइटम ले लेंगे। तो माइनस वाला सबसे पहला आइटम क्या है, तो माइनस वाला अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला आइटम है 1200 का, तो 700 500 और 700 के दो चेक क्या हुए थे, बैंक में जमा किए गए थे, उनका वसूल नहीं हुआ था। ठीक है, यानी चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। कितना, 500 और 700, यही दो चेक थे ना, 500 और 700, 7 5 1200। हाँ, तो 500 और 700 के दो चेक थे, यानी 1200 का चेक जो था वो हम लोग क्या किए, बैंक में जमा कराएं, लेकिन वो वसूल नहीं हुए। ठीक है, ये 1200 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, दूसरा आइटम हमारा घटाने वाला आइटम क्या है, तो दूसरा हमारा घटाने वाला आइटम देखा जाए तो वो क्या है, देखो, तो वो है 20 रुपए का, और ये 20 रुपए है क्या, बैंक व्यय है। ठीक है, बैंक व्यय है जो डेबिट किया गया, तो हम लोग लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक। ठीक है, यही हम लोग शब्दों का यूज हमेशा सिमिलर ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक, 20 रुपया। ठीक है, दोनों जोड़ दो, तो 1200 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1220। ठीक है, 1220। और फाइनली इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटने वाला आइटम है, तो फिर ऊपर से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5 आ गया। ठीक है, 2 में से 2 गया तो हमारा 0 आ गया। सही है, फिर 2 में से 2 गया तो फिर से 0 आ गया, फिर 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, यानी 9005 ये हमारा आंसर हो गया। 9005 ये आंसर हो गया। अब बताओ ये आंसर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो साइड से बात है पॉजिटिव है, क्योंकि 10,000 में से हम लोग 1,000 घटाएं, यानी हम लोग ऊपर ज्यादा था नीचे कम था, तो ये आंसर पॉजिटिव है। आंसर निगेटिव कब होगा, आंसर निगेटिव तब होगा जब नीचे ज्यादा ऊपर कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि जब नीचे ज्यादा हो और ऊपर कम हो। अगर इस प्रकार से हो गया तो हम लोग आंसर निगेटिव मानेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं निगेटिव में, बस इसमें से इसको घटा देंगे और जो भी आएगा वो यहां पे लिख देंगे। और फिर हमने रूल बताया था कि अगर पॉजिटिव हो तो क्या आंसर लिखते हैं, निगेटिव हो तो क्या आंसर लिखते हैं। तो चलो नियम पे चलो, देखो नियम पे चलोगे तो यहां पर देखो। ठीक है, यहां पर हमने देखो क्या बताया था, जब फर्स्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब फर्स्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जब पॉजिटिव होता है तो लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और अगर निगेटिव आंसर आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ यहां पे तो यार पॉजिटिव आंसर आया, यहां पे आंसर तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आंसर आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर। ठीक है, बैलेंस एज पर क्या हो गया हमारा, पासबुक। ठीक है, और हमारा हो गया ये क्रेडिट, ये हमारा आंसर आ गया, इस तरह से हमने लिख दिया। तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 9005, हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त, नीचे बंद कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। तो पहला एक क्वेश्चन हो गया, एकदम बढ़िया से समझ में आया। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, जो रूल्स हमने जैसे यहाँ पे बताया वैसे सारे के सारे क्वेश्चन वैसे करने, चाहे किसी भी विधि से हो, बस विधि पकड़ना है। उसके रूल्स हमने पहले ही बता दिया, कैसे रूल्स हैं, किस तरह से आंसर लिखना है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए करते जाओ, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो एक लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी लगा देते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा और आपको जो है बेहतर समझ में आए। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, और इसको समझ लेना और बताना कि अच्छे तरीके से आपको आ रहा है कि नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहता है देखो। तो बोलता है रमेश की रोकड़ बही के अनुसार जो है, रोकड़ बही 790 का शेष प्रदर्शित करता है। रोकड़ बही 790 का शेष प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पर भी आ गया ना बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है,
बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, डन है बात, ठीक है। अब बोलता क्या है, बोलता है कि चेक बैंक में जमा किया परंतु बैंक ने उसे अभी तक वसूल नहीं किया 215 रुपया। तो सीबीपीबी बना लो, सीबीपीबी यहीं पे बना लो आप, ठीक है। बोलता है कि चेक बैंक में जमा किया परंतु उसे अभी तक वसूल नहीं किया। अगर आप चेक बैंक में जमा कराओगे तो आप क्या करोगे, अपने यहां तो बढ़ा दोगे, अपने यहां 215 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन वो अभी तक वसूल नहीं हुआ, यानी यहां पे 215 रुपया घटा रह गया। पहला। दूसरा बोलता है कि चेक निर्मित किया परंतु उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, कितना 255 का। चेक निर्मित किया गया था तो अपने यहां तो घटा दिया, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ तो वहां पे बढ़ा रह गया, ठीक है, 255 का। ये बात भी समझ में आ गया। तीसरा बोलता है क्या कि हमारा जो है बैंक व पासबुक में नाम किया गया, बैंक व पासबुक में नाम, नाम का मतलब होता है डेबिट, यानी बैंक में डेबिट किया गया है, ठीक है, किंतु रोकड़ बही में उसका लेखा नहीं हुआ, कितने का, 5 रुपए का। तो बैंक व पासबुक में डेबिट करने का मतलब पासबुक में घटा, लेकिन रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ, यानी यहाँ पे बढ़ा रह गया, ठीक। फिर इसके बाद अगला बोलता है बैंक द्वारा दिया गया 10 रुपए का ब्याज रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। बैंक द्वारा दिया गया यानी बैंक आपको दे रहा है, यानी बैंक में पैसा बढ़ रहा है 10 रुपए का ब्याज, लेकिन यहां पे नहीं लिखा गया तो यहां पे घटा रह गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला बोलता है बैंक द्वारा उगाही किए गए, उगाही मतलब वसूल वसूल किए गए लाभांश की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं लिखी गई 150 रुपए। बैंक ने 150 रुपए का लाभांश लिया है, तो बैंक ने 150 रुपए का लाभांश लिया तो बैंक में बढ़ गया, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे घटा रह गया, ठीक है, ये हमारा लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो पहला विधि है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया ना, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसके हिसाब से होता है भाई, तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है कैश बुक कट जाता है, पासबुक के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो चलो बस ये हमने बना लिया, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने अभी बनाया था, बस वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो फटाफट देख लो, बनाएंगे हम लोग फॉर्मेट बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग एज एट, डेट डालेंगे कौन सा, किस डेट पे बन रहा है, डेट है ही नहीं शायद इसमें, तो इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं डेट नहीं है, तो डेट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एज एट के बाद डैश 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 कर देंगे, ठीक है, एज एट डैश 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 ऐसे करके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे पूरा बीआरएस का अपना जो फॉर्मेट जैसे बनता है वैसे फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट में हमारा इस तरह से कॉलम जाते हैं, ठीक है, फॉर्मेट में हम लोग इस तरह से कॉलम डाल लेंगे, ठीक, और यहां पे लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां पर हम लोग लिख देंगे अमाउंट, रुपए का सिंबल, यहां पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट, रुपए का सिंबल, ठीक हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब एक एक करके हम लोग चीजों को लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की शुरुआत जिससे उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन की शुरुआत है, यानी पहला विधि है बैलेंस एज पर कैश बुक, जब भी इससे क्वेश्चन की शुरुआत होगा तो यही हमारा क्या होता है पहला विधि कहलाता है। और यहां पर हमारा कितना दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा दिया है 790 रुपए, ठीक है, 790 रुपए दिया तो हम लोग 790 रुपए लिख देंगे 790 रुपए, ठीक। इसके बाद ऐड वाले आइटम हम लोग लिखते हैं कि ऐड वाले कितने आइटम है, चलो ऐड वाले जो सबसे पहले आइटम को पकड़ा जाए, तो यहां पर हमारा जो है ऐड का सबसे पहला आइटम 255 का है, और ये 255 का हुआ क्या है, चेक निर्मित किया किंतु उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, चेक निर्मित किया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये हमारा हो गया कितने का 255 का, तो 255 हमने डाल दिया, ठीक है, तो ये पहला वाला बात हो गया। दूसरा बात दिया जाए दूसरा 10 रुपए का, 10 रुपए का क्या है भाई, तो 10 रुपए का बैंक द्वारा दिया गया ब्याज है, ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक जो है आपको ब्याज दे रहा है, तो दूसरा हो गया इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितना है 10 रुपया, ये हो गया। तीसरा देख लो, तीसरा हमारा जो बात है वो क्या है, तीसरा 150 रुपए का क्या हो रहा है, बैंक ने लाभांश के जो है उगाही किया यानी वसूल किया है, तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, तीसरा हो गया डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, लाभांश को डिविडेंड कहते हैं, तो डिविडेंड कलेक्टेड
यानी वसूल करना बाई बैंक। तो लाभांश का जो है बैंक ने वसूल किया कितने का, 150 रुपए। 150 था ना, देख लो यही था ना। हाँ, तो बस जोड़ने वाला आइटम कंप्लीट, 1 2 3 यही जोड़ने वाला आइटम था, ये तीनों कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्या हो गया भाई, तो हम लोगों ने जोड़ दिया, तो फिर इसको करेंगे हम लोग ऐड। ये हो गया 5 5 1 6, 6 5 11 का 1, हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4, 415 रुपए जोड़ करके आया। और यहाँ फाइनली ऐड वाला आइटम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 5 हो गया, 0 और 5, 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 7 4 11 1 12, 1205 रुपए। ठीक है, 1205 हो गया। अब इसके बाद लेस वाला आइटम लिखते हैं। तो जब हम लोग लेस वाला आइटम लिखेंगे, तो लेस में सबसे पहला आइटम क्या है, तो लेस का सबसे पहला आइटम हमारा देखा जाए तो वो क्या है, 215 का। और वो क्या हुआ है, बैंक में जमा किया गया परंतु वसूल नहीं हुआ, ठीक है, जमा नहीं हुआ। तो चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, ये है। तो यहां पर हो गया क्या, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। कितने का है, 215 रुपए का है, देख ले सही है। तो 215 रुपए बिल्कुल। फिर 5 रुपए का हमारा बैंक चार्जेस है, 5 रुपए का हुआ कि बैंक व्यय जो है यहाँ पे लगा है 5 रुपए, तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, दूसरा हमारा हो गया बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अब हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनेगा, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, ठीक है, कितना रुपया, 5 रुपया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 220, यही ना 220। और फिर ऊपर से घटा दोगे तो 5 में से 0 गया तो 5, फिर 10 में से 2 गया तो 8, फिर 1 11 में से 2 गया तो 9, 985 रुपया हमारा आंसर आ गया। अब ये 985 क्योंकि पॉजिटिव फिगर है, तो यानी आंसर आ गया बैलेंस एज पर, पॉजिटिव रहेगा तो बैलेंस लिखा जाएगा, तो बैलेंस एज पर क्या हो जाएगा, पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक हो गया हमारा यहाँ पर क्रेडिट। ठीक, पॉजिटिव रहेगा तो देखो इतना याद रखना, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, कैशबुक का पासबुक हो जाएगा और हमारा बैलेंस का बैलेंस रह जाएगा, ये पॉजिटिव होने पे। लेकिन अगर निगेटिव हो जाए तो सेम यहाँ पर डेबिट का डेबिट हो जाएगा, कैशबुक का पासबुक होना निश्चित तय है, और यहाँ पर बैलेंस का ओवरड्राफ्ट हो जाएगा नेगेटिव में। तो ऐसे करके या तो हमने पहले ही पेज पे जो बता दिया रूल्स रेगुलेशन में, वहां पे आप याद कर लेना, वो याद कर लोगे, क्वेश्चन लगाते लगाते समझ में भी आने लगेगा। तो पहले याद कर लो, फिर अपने आप समझ में भी आ जाएगा उसको, ठीक है। तो देखो दो हमने क्वेश्चन लगा दिया पहले विधि से 2 क्वेश्चन लगा दिया, तो भाई आपको होमवर्क भी तो मिलना चाहिए, है ना बात, आपको होमवर्क भी तो मिलना चाहिए। जो क्वेश्चन हमने लगाया उसी क्वेश्चन का यहाँ पे इंग्लिश रूपांतरण है, तो ये देखो उसी क्वेश्चन का पार्ट है जो हमने अभी सॉल्व किया, तो उसको इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आपको होमवर्क देते हैं। तो देखो होमवर्क का पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें भी देखो रोकड़ बही के अनुसार शेष यानी बैलेंस एज पर कैशबुक दिया है, फिर चेक जारी किए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, बैंक ने कमीशन काटा है, बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज यानी दिया गया ब्याज। रोकड़ बही के अनुसार ऋणी पक्ष में अशुद्ध लेखा हो गया, तो ऋणी पक्ष में अशुद्ध लिखा हो गया, रोकड़ बही में ऋणी में लिखना, डेबिट में लिखना, यानी रोकड़ बही में पैसा बढ़ना, तो ये कैशबुक में बढ़ गया और पासबुक में घट गया, इसका यही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया, इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको भी आराम से लगाना बढ़िया से, सारे चीज वैसे ही मिलेंगे जैसा है। ये देखना कि 31 मार्च को जो है हमारा बन रहा है, और 31 मार्च तक का ही हमें देखना पड़ेगा। 31 मार्च तक हमें समझना पड़ेगा कि वो पैसा बढ़ा है, घटा है, कुछ हुआ है कि नहीं। 31 मार्च के बाद वाली चीजें हमारे इस पे जो है ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि बीआरएस हम लोग उस डेट पे बना रहे हैं, तो उसी डेट पे हमें कैशबुक और पासबुक का अंतर ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन देखना, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा चीज है, तो हम इसका सीबीपी भी आपको बना देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा करना आसान पड़ जाएगा, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। हमको लगता है कि आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया, तो इसका सीबीपी भी बना देंगे, अपने आप बाकी तो कर ही लोगे, क्योंकि मेन तो वही है ना, उसी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन का हम सीबीपी भी बना देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पे बढ़ते हैं कि दूसरा मेथड कैसे होगा। तो चलो देख लेते हैं भाई। बोलता है क्या यहाँ पर, सबसे पहला कि रोकड़ बही शेष डेबिट 5000, यानी हमारा बैलेंस है, इस पर कैशबुक दिया है, तो हमारा पहले मेथड से शुरुआत हो रहा है।
तो पहले मेथड से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग सीबीपी पीबी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, सीबीपीबी बना देते हैं। तो देखो सीबीपीबी जब बनाते हैं तो कैसे क्वेश्चन होगा, इसी से हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला देखो क्या बोला है, निम्नलिखित चेक निर्गमित किए गए परंतु अभी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। चेक निर्गमित किए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, क्या होगा, चेक इशूड यानी अपने यहाँ घटा दिया और भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यहाँ पे बढ़ गया कितना रुपए, दो चेक है 300 और 750, ठीक है। 300 और 750 यानी कितना हो गया 1050, 1050, ठीक है। पहला हो गया डन बात। राम के पक्ष में 300 का चेक इतने तारीख को इशू किया गया था और रहीम के पक्ष में 750 का चेक इतने तारीख को इशू किया गया, लेकिन वो भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुआ। तो दोनों में क्या हुआ, दोनों का हमारा इस तरह से हो गया, इशूड किया अपने यहाँ घट गया, वहां पे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं बढ़ा रह गया, ठीक है, पहला वाला। दूसरा बोला कि 1000 तथा 750 के दो चेक बैंक में जमा कराए थे किंतु इसकी वसूली या एवं जमा 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को हुई। अब बात समझो, इसीलिए हम इस बात को बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आए। हम लोग जो है दो चेक जो है बैंक में जमा कराएं, ठीक है, बैंक में जमा कराएं, यानी कब जमा कराएं हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि बीआरएस बनने से पहले जमा होगा, इसीलिए पॉइंट लिखा है, ठीक है। किंतु जमा 5 अप्रैल को हुआ, 5 अप्रैल को जमा। बीआरएस हम कब बना रहे हैं, बीआरएस हम लोग 31 मार्च को बना रहे हैं, यानी 31 मार्च तक ये चेक जमा नहीं हुआ है। 5 अप्रैल को जमा हुआ, 31 मार्च के बाद जमा हुआ। तो भाई अंतर 31 मार्च को, तो ये अंतर का कारण बना ना, 31 मार्च तक ये जमा नहीं हुआ ना, तो यही बात हो गया, यानी चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, कितना 1000 और 750। तो हम लोग जब चेक जमा कराने के लिए बैंक में भेजे तो अपने यहाँ तो बढ़ा दिए 1750, लेकिन यहाँ पे जमा नहीं हुआ 1750, जमा हुआ लेकिन बाद में जमा हुआ, उस डेट तक जमा नहीं हुआ, या इसीलिए हम मानेंगे जमा नहीं हुआ, ठीक है। अगला बात अगला बात बोलता है कि बैंक ने स्थायी आदेश के तहत 28 मार्च 2023 को 300 रुपए बीमा प्रीमियम के चुकाए किंतु इसकी सूचना जो है 5 अप्रैल को मिली, यानी वही बीआरएस बनाने के बाद इसकी सूचना मिली। तो बैंक ने हमारा बीमा प्रीमियम का पैसा दिया तो बैंक में पैसा घट गया, बैंक में पैसा घट गया और हमें पता नहीं था, तो इसलिए मेरे यहाँ क्या हुआ, बढ़ा रह गया, ठीक है, बीमा प्रीमियम वाला 300 का। फिर इसके बाद बोला कि एक ग्राहक के द्वारा बैंक में सीधे जमा करा दिया गया, एक ग्राहक बैंक में डायरेक्ट जमा कराया, तो बैंक जब मैं डायरेक्ट जमा कराया तो 3500 बैंक में बढ़ा रह गया, और यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे 3500 घट गया, ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट बोलता है बैंक ने 30 मार्च को जो है 50 रुपए बैंक कमीशन प्रभारित किया, यानी बैंक कमीशन चार्ज किया। तो बैंक कमीशन चार्ज होगा तो 50 रुपए बैंक ने काट लिया कमीशन का, और यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे बढ़ा रह गया। और फिर इसके बाद लास्ट हमारा क्या है, लास्ट बोला है कि 10,000 रुपए पासबुक में गलत क्रेडिट किए गए, 10 रुपए पासबुक में गलत क्रेडिट किए गए। पासबुक में क्रेडिट होना यानी बढ़ना, तो पासबुक में 10,000 बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, पासबुक में 10,000 बढ़ गया और कैशबुक में नहीं पता तो कैशबुक में 10,000 क्या हुआ, घटा रह गया। देखो यहाँ पे गलती को सुधारना नहीं है, गलत किए गए तो हम मतलब उसको डेबिट कर देंगे ना, पासबुक में गलत क्रेडिट किए गए तो पासबुक में 10,000 गलती से बढ़ा था, यहाँ पे वो 10,000 घटा था। तो ये सारे हमारे अंतर के कारण हो गए, इसी के हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। और समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि हमारा जो है, क्योंकि पहले मेथड का क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब कैशबुक कट जाएगा और पासबुक के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है, पासबुक के हिसाब से सॉल्व करेंगे और देख लेना आप लोग क्या आंसर आएगा, ठीक, बढ़िया से इसको कर लेना, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसका बता दिया ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। तो चलो हम लोगों ने ये मेथड देख लिया, अब हम लोग दूसरा मेथड की बात करते हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड की बात करते हैं, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा मेथड यहाँ पर ये बता रहा है क्या, कि पासबुक के क्रेडिट यानी जमा शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। यानी दूसरा विधि यही बोलता है बैलेंस एज पर पासबुक, ये वाला हम लोग जो है करने वाले हैं। बैलेंस एज पर पासबुक ये हमारा दूसरा विधि है, और बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। यानी क्वेश्चन की शुरुआत जब इससे हो, अगर क्वेश्चन की शुरुआत इससे होगा तो रूल्स क्या है, तो रूल्स के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखो नियम इसका ये है, अगर क्वेश्चन की शुरुआत इससे है तो जो सीबीपीबी बनेगा, जो सीबीपीबी बनेगा, ठीक है, तो हमारा ये बात हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही सीबीपीबी बनेगा और बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत है तो पासबुक कट जाएगा और सॉल्यूशन कैशबुक के हिसाब से होगा, यानी पहले मेथड का जस्ट उल्टा दूसरा मेथड होता है। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आता है, अगर हम लोग आंसर की बात करें तो हमारा अगर बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत है तो हमारा आंसर मिलेगा बैलेंस एज पर कैशबुक से। आंसर किससे मिलेगा, बैलेंस एज पर कैशबुक से, ठीक है, बैलेंस एज पर कैशबुक से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन कब ये तब होगा जब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये आंसर, लेकिन अगर हमारा आंसर निगेटिव आ गया, अगर आंसर निगेटिव आ गया तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर,
ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा। तो ये बात हमने बताया है उस पेज पे जहां पे हमने चारों मेथड एक साथ समझाया था। तो ये चलो दूसरा मेथड हो गया। अब चलो इस दूसरे मेथड का भी क्वेश्चन लगा लिया जाए, इसको भी समझाया जाए कि ये फटाफट कैसे कैसे होगा। तो चलो दूसरे मेथड के क्वेश्चंस को देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं। बस पहले मेथड के जैसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा उसका उल्टा है। ये बस उल्टा है, मतलब क्या, जोड़ने घटाने वाला आइटम जस्ट उल्टा उल्टा हो जाएगा, अपने आप आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की, देख लेते हैं दूसरे विधि से जो है क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है 31 मार्च 2023 को एक कंपनी के पासबुक का जमा शेष यानी पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट ही होता है ना, तो जमा शेष दिया है 1,15,000 रुपए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआती क्या है, क्वेश्चन का शुरुआत है बैलेंस एज पर पासबुक, और यही तो हमारा सेकंड मेथड है, बैलेंस एज पर पासबुक, यही हमारा सेकंड मेथड है। और ये होता है हमारा क्रेडिट, यही दिया हुआ है, ये दिया है 1,15,000। और उसके बाद बोलता है कि रोकड़ बही से मिलान करने पर देखा गया कि 9 वर्ष के अंत में जो हमारा 30,000 रुपए है उसका चेक जारी किए गए थे, वे अप्रैल 2023 में भुनाए गए। ठीक है, हमारा 31 मार्च 2023 का हमारा बन रहा है, और ये अप्रैल में अगर भुनाए गए यानी मार्च तक नहीं भुनाए गए। ठीक है, तो जब हम लोग इसका सीबीपीबी बनाएंगे, ध्यान रखना, जब हम लोग इसका सीबीपीबी बनाएंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका सीबीपीबी बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जो हमारा पहला है, जो हमारा पहला पॉइंट बोल रहा है कि हमारा जो है रोकड़ बही से मिलान करने पर यह देखा गया कि वर्ष के अंत में 30,000 रुपए के चेक जारी किए गए, यानी चेक इशूड, लेकिन वो भुनाए कब गए, अप्रैल में, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी यहां पर क्या हुआ कि चेक जारी किए गए, तो चेक जारी करेंगे तो हम अपने यहाँ घटा दिए 30,000 रुपए, लेकिन वहां भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, यानी वहां पे 30,000 बढ़ा रह गया। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोला है कि उसने 30,000 रुपए का नगद और चेक बैंक में जमा कराए, किंतु जिसमें से 7,000 रुपए के जो चेक थे वो उपस्थित किए जाने पर अप्रतिष्ठित कर दिए गए। यानी यहां पर क्या हुआ कि पैसा बैंक में जमा कराया गया, पैसा और चेक मिलकर के बैंक में जमा कराया गया 30,000 रुपए का, लेकिन जब 30,000 रुपए का सारे के सारे चीज जमा कराए गए तो उसमें से 7,000 रुपए का एक चेक जो था वो अप्रतिष्ठित हो गया। अप्रतिष्ठित मतलब अनादृत, तिरस्कृत। तो उसमें से 7,000 का चेक जो है जमा नहीं हुआ, अनादृत हो गया। तो जब हम चेक जमा कराएं यानी चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, बट वो क्या हुआ, बट डिसऑनर्ड, और डिसऑनर्ड हो गया तो यानी बैंक में जमा नहीं हुआ। ठीक है, ये बात हो गया। अगली बात देखो, अगली बात बोलता है कि बैंक ने उसके खाते में 1,000 रुपए ब्याज का जमा किया, 1,000 रुपए ब्याज का जमा किया बैंक। तो बैंक अगर ब्याज का जमा करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में 1,000 रुपए पड़ गया, ब्याज का जमा मतलब क्रेडिट बढ़ गया, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1,000 घटा रह गया ब्याज का। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है 300 रुपया वो क्या हुआ, कमीशन का प्रभारित किया, प्रभारित करने का मतलब चार्ज किया। और फिर बोल रहा है 31 मार्च 2023 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। तो इसमें से 300 क्या हुआ, बैंक ने माइनस कर लिया, चार्ज काट लिया, और यहां पे 300 बढ़ा रह गया। अब क्योंकि दूसरे विधि से क्वेश्चन बन रहा है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन बन रहा है ना, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, दूसरा विधि क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो बैलेंस एज पर पासबुक से जब भी क्वेश्चन बनता है तो हम लोग पासबुक को कट कर देते हैं और कैशबुक में जो जुड़ा है उसको जोड़ते हैं, और कैशबुक में जो घटा है उसको घटाते हैं। ये दूसरा विधि है। तो भाई सब चीज एकदम सिमिलर ही है, बस क्या होगा, रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले विधि में क्या करेंगे, दूसरे विधि में क्या करेंगे, तीसरे विधि में क्या करेंगे। तो हम यहीं पे आपको बना के दिखा देते हैं बैंक समाधान विवरण। ठीक है, ये रफ वाला पोर्शन हम यहीं पे रहने देते हैं, यहां पे हम लोग बना देते हैं बैंक समाधान विवरण, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और फिर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, और यहां पर किस डेट पे बन रहा है, 31 मार्च 2000 कितने पे बन रहा है, एज एट, इतना तो है कि 31 मार्च है, अब 2023 है कि 2021 है देखना पड़ेगा, 31 मार्च 2021 23, तो 31 मार्च 2023 को बन रहा है। और बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 1,15,000। ठीक है, तो 31 मार्च 2023 को बन रहा है, यहां पर हम लोग लिख देंगे 31 मार्च 2023, और हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट में हम लोग के टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो फॉर्मेट में हम लोग के टोटल 3 कॉलम होता है, ये अमाउंट के लिए एक कॉलम, ये अमाउंट के लिए दूसरा कॉलम, और ये पर्टिकुलर्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कॉलम बनाएंगे, यहां हो गया पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखते हैं अमाउंट, रुपए का सिंबल, यहां पे लिख दिया अमाउंट, रुपए का सिंबल। ठीक है, बात समझ में आ गया, डन है बात। अब हमारे जो क्वेश्चन की शुरुआत है वो बैलेंस एज पर पासबुक से है 1,15,000, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 15,000। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक जो क्रेडिट बैलेंस होता है कितना, 1,15,000, तो 1,15,000 हमने डाल दिया।
ये हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है, यही दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कैश बुक के हिसाब से जोड़ने घटाने वाला आइटम करेंगे। तो सबसे पहले कैश बुक में 7000 जुड़ रहा है और ये 300 जुड़ रहा है, तो ये दोनों जुड़ने वाला है। तो भाई क्या है 7000, क्या है 300, चलो देखते हैं। तो पहला जोड़ने वाला आइटम हम लोग देखा जाए तो कैश बुक में हमारा पहला जोड़ने वाला आइटम 7000 वाला है, ठीक है। 7000 वाला आइटम क्या है, यही कि हम ना जो है उसमें क्या हुआ है, उसने 300 रुपए का और नगद 30,000 रुपए नगद और चेक बैंक में जमा किया, 7000 का चेक अप्रतिष्ठित हो गया, यानी यहाँ पे चेक जमा करा है लेकिन अप्रतिष्ठित हो गया, यही मतलब बन रहा है। तो चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग ये लिख देंगे, ये जमा वाला पहला पॉइंट, ठीक है। चेक सेंड टू द बैंक, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन, ठीक है, बट डिसऑनर्ड, ठीक है, बट डिसऑनर्ड। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, ठीक है। डिसऑनर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, डिसऑनर्ड, ये, ठीक है। कितने का, 7000 रुपए वाला, 7000 रुपए वाला जुड़ रहा है। फिर 300 वाला जुड़ रहा है 300 रुपए वाला क्या है, तो 300 रुपए का बैंक कमीशन है जो प्रभावित किया गया यानी चार्ज किया गया, तो बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक, ठीक है। अगला हो गया हमारा क्या, बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक, ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। कितने का, 300 का, ठीक है। दोनों जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, दोनों जोड़ दिया जाए तो ये हो गया 7300, ठीक है, ये 7300 हो गया। और फाइनली क्या है, ये जोड़ने वाला आइटम है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो गया 300, ठीक है। यहां पे हो गया 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 का 2 हासिल लग गया, एक तो 1 1 2 हो गया और फिर 1,22,300 हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग घटने वाला आइटम करेंगे। अब इसमें से लेस क्या क्या होगा भाई, देखो, तो इसमें से अगर घटने वाला बात करा जाए तो लेस क्या क्या होगा, तो एक 30,000 वाला, एक 1,000 वाला, ये दोनों लेस हो रहा है, ठीक है। तो 30,000 वाला क्या है, 30,000 रुपए वाला है चेक जारी किए गए थे और वो भुनाए गए 1 अप्रैल को, यानी उस समय तक नहीं भुनाए गए, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही है, ठीक है। तो हमारा क्या अगला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो चलो हम लोग ये करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का, 30,000 का। और फिर इसके बाद हमारा क्या है, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए बैंक ब्याज है, 1,000 रुपए क्या है, 1,000 का बैंक ब्याज है। तो हम लोग दूसरा लिखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितने का, 1,000 का, तो ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के यहां पे लिख देंगे तो कितना हो गया, 31,000। और फाइनली इसको क्या करना है, क्योंकि ये घटाने वाला आइटम है तो फाइनली ये घटेगा, तो 300 हो गया यहां पर, ठीक है। फिर 2 में से 1 गया तो हमारा 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। 91,300 हमारा आंसर आया। अब आंसर क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो गया बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, वही नेगेटिव आंसर आता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, धन्यवाद। तो ये देखो दूसरे मेथड का क्वेश्चन हो गया। तो भाई करना सिमिलर ही काम है, अलग कुछ नहीं है, बस आपको यही समझना है कि क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुआ। अगर क्वेश्चन की शुरुआत जिससे हो रहा है उस हिसाब से आपको मेथड समझ में आएगा, और जब उस हिसाब से मेथड समझ में आएगा तो उस मेथड का आप रूल लगा दोगे कि कैश बुक से लगना है कि पासबुक से लगना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पॉजिटिव आंसर का पॉजिटिव वाला आंसर लिखोगे, नेगेटिव वाले की तरह आंसर लिख दोगे, आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो ये दूसरा विधि है ना, सिंपल। सारा क्वेश्चन ऐसे ही लगना है, आगे सारा क्वेश्चन ऐसे ही लगना है। तो चलो हम तीसरे मेथड का क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तो उससे पहले देखो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, लगाते चलना, सब में वैसा ही वैसा सारे के सारे काम है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। फिर आगे देखो ये क्वेश्चन होमवर्क है, छोटा सा है क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक। अब तीसरा मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो तीसरा मेथड है, ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता है क्रेडिट, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगा तो फिर कैसे सॉल्व होगा।
अब हमने बताया था कि जब भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है तो जो सीबीपीबी हम लोग करते हैं, ठीक है, जो सीबीपीबी करते हैं उसमें हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो सीबीपीबी में क्या होगा, पीबी कटेगा और सीबी के हिसाब से सॉल्व होगा, यानी कैश बुक के हिसाब से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये इसका नियम है। ये नियम हमने पहला उस वाले पेज पे बताया जहां पे हमने चारों नियम एक साथ प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहां पे जब हम लोग ये देख लेते हैं तो इसमें हमने आपको आंसर्स क्या बताया था, आंसर इस तरह से आपको समझना है कि अगर पॉजिटिव आंसर है तो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो, अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो हमारा ये आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखोगे पॉजिटिव में। लेकिन इसके जगह अगर निगेटिव आंसर होगा तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक हो गया हमारा अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर भी क्वेश्चन लगा लिया जाए। हर मेथड का क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, फिर होमवर्क भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते जाना, सारे के सारे आपको समझ में आएगा, आप फटाफट लगा भी लोगे, सबके आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या क्या, यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित विवरणों के आधार पर 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है, अनिल की पासबुक में पाए जाने वाले बैंक शेष को ज्ञात कीजिए। आपको 31 दिसंबर 2019 को अनिल के पासबुक में पाया जाने वाला शेष ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2019 को अनिल की रोकड़ पुस्तक के अनुसार 60,000 रुपए का क्या था, ओवरड्राफ्ट था, यानी आया ना ओवरड्राफ्ट एज पर किसका, कैश बुक। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में दे दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब जब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो गया तो सॉल्यूशन आपको पता है किसके हिसाब से चलना है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमारे पास दे दिया कितने का, 60,000 का, तो सॉल्यूशन किसके हिसाब से होगा, सीबीपीबी बना के। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया है ना, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं सीबीपीबी, यहाँ पे हम सीबीपीबी बना लेते हैं रफ में थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट बोलता है कि 31 दिसंबर 2019 को 6 माह के ओवरड्राफ्ट पे 4,500 रुपया ब्याज पासबुक में डेबिट था। तो 4,500 का ब्याज पासबुक में डेबिट था, डेबिट पासबुक में मतलब कम होना। और आपको यह भी पता है कि ओवरड्राफ्ट का जो ब्याज होता है ना, बैंक काटता है, बैंक लेता है। ठीक है, तो 4,500 जो है डेबिट हुआ ब्याज का, 4,500 यहां पे डेबिट हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये बढ़ा रह जाएगा 4,500। ठीक है, अगर पासबुक में 4,500 घट गया तो कैशबुक में 4,500 बढ़ गया, ये पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है कि इसी अवधि का पासबुक में चार्ज जो है कितना, बैंक चार्ज था 300 रुपए डेबिट था, और साथ ही साथ बैंक चार्ज भी यहां पर है। ठीक है, तो बैंक चार्ज भी यहां पे 300 रुपए इसी समय का है। ठीक है, चलो ये बात भी हो गया, ये दोनों बात हो गया। ठीक, इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद बोलता है कि 3,000 रुपए का चेक जो है निर्मित किया गया, किंतु 31 दिसंबर 2019 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ साथ 3,000 का चेक जो है ना वो निर्मित किया गया था, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तो जैसे ही 3,000 का चेक निर्मित किया गया तो अपने यहाँ तो घटा दिया गया 3,000, लेकिन वहां भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो वहां 3,000 बढ़ा रह गया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट बोलता है 5,000 रुपए का चेक बैंक में जमा किया गया, किंतु 31 दिसंबर 2019 तक बैंक द्वारा क्लियरिंग ना होने के कारण खाते में जमा नहीं किया गया। ठीक है, क्या हो रहा है, 5,000 का चेक जो है वो जमा किया गया था, 5,000 का चेक, और 31 दिसंबर तक वो क्या हुआ था, नहीं जमा हुआ था। ठीक है, तो जब हम जमा करेंगे चेक तो क्या करेंगे, अपने यहाँ बढ़ा देंगे, लेकिन वहां पे जमा नहीं हुआ तो वहां पे क्या हो गया, घटा रह गया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि बैंक ने 3,600 रुपए जो है विनियोग पर ब्याज के रूप में वसूल किया, जो पासबुक में क्रेडिट है। बैंक ने क्या हुआ है, ब्याज का, किसका, विनियोग पर ब्याज का 3,600 रुपए वसूल किया, बैंक ने वसूल किया। तो विनियोग पर ब्याज का 36 रुपए बैंक में वसूल किया, तो बैंक में बढ़ गया, लेकिन यहां नहीं पता होने की वजह से यहाँ पे 3,600 क्या हुआ, घटा रह गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसके हिसाब से होगा, तो भाई हमारा क्वेश्चन की शुरुआत क्या है, क्वेश्चन की शुरुआत है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता है तो सॉल्यूशन किसके हिसाब से होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता है तो सॉल्यूशन हमारा कैश बुक के हिसाब से होता है। कट गया, कैश बुक के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे बैंक, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये हम लोग लिखेंगे, और यहां पे लिख देंगे एज एट 31 दिसंबर 2019 दिया हुआ है, एज एट 31 दिसंबर 2019 ये हमारा दिया हुआ है। ठीक,
इस तरह से हमने लाइन खींचा और हमने फॉर्मेट का पूरा कॉलम ड्रॉ कर दिया। फॉर्मेट में हमारे अमाउंट के लिए 2 कॉलम होता है, ठीक है, और फिर पर्टिकुलर्स होता है। इस तरह से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया हमारा अमाउंट, यहां पर हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है, ये हो गया, बात डन है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये बात समझ गए तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बैलेंस एस नहीं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इससे क्वेश्चन की शुरुआत है। थर्ड मेथड का क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये हमारा क्वेश्चन की शुरुआत का हिस्सा है। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की बात किया जाए तो क्या हो गया भाई, ये हमारा क्रेडिट होता है और इसका हमारा अमाउंट कितना दिया है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमारा दिया है 60,000, 60,000 से शुरुआत है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 60,000, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 60,000। अब कौन सा चीज जुड़ेगा कौन सा चीज घटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कैश बुक वाला, जितना आइटम जुड़ने वाला जुड़ेगा, जो आइटम घटने वाला घटेगा। तो सबसे पहले 4,500 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ये है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ऐड वाला आइटम लिखेंगे 4,500, 4,500 का सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बस इतना भी लिख दोगे ऐसे भी काम चल जाएगा, लेकिन आगे लिखना है तो लिख दोगे चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक कितना रुपए है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो चार्ज बाय बैंक है वो है 4,500, तो हम लोग 4,500 यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद 300 रुपया हमारा बैंक कमीशन है, ठीक है, 300 रुपया बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस, तो वो हम लोग लिख देंगे। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, अगला 300 का बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, ठीक है, ये अगला हो गया 300 का, तो ये लिख दिए। इसके बाद जुड़ने वाला आइटम 5,000 वाला है। अब ये 5,000 वाला क्या है, ठीक है, ये 5,000 वाला क्या है उससे पहले देख लो, ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था और ये बैंक चार्जेस था, ठीक है। फिर 5,000 वाला ये है, 5,000 का क्या हुआ है कि चेक बैंक में जमा किया था लेकिन वसूल नहीं हुआ था, ठीक है, तो चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, ये हमारा है अगला, ठीक है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है 5,000 का। अब ये सारे के सारे आइटम ऐड वाले हैं तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 5 4 9 और 9,800, 9,800 हम लोग यहां पे डाल देंगे। और फाइनली ये ऐड वाला आइटम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 69,800 हो गया, ठीक है, 69,800 हो गया। और फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस वाला आइटम में क्या है, माइनस वाले आइटम में 3,000 वाला और ये 3,600 वाला है। तो सबसे पहले माइनस का हम लोग 3,000 वाला कर लेते हैं माइनस का 3,000 वाला सबसे पहले कर लेते हैं। तो भाई क्या है 3,000 का, ये 3,000 का चेक निर्मित किया गया था लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ था, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है तो पहला हो गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, घटने वाला पहला आइटम चेक इशूड, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या हो जाएगा हमारा, कितना 3,000, ये हो गया हमारा, ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा आइटम क्या है, दूसरा हमारा ये आइटम 3600 वाला, 3600 वाला क्या था, 3600 वाला आइटम था कि बैंक ने 3,600 रुपया ब्याज के वसूल किया, ठीक है, बैंक ने 3,600 रुपया ब्याज का वसूल किया, वो भी क्या, विनियोग पर ब्याज का। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग पर ब्याज, ठीक है, और ये क्या हुआ, बैंक ने वसूल किया है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, बैंक के पास वो जमा हुआ, कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने जो है इसको जो है जमा कर लिया अपने पास, ठीक है, कितना रुपया 3,600, बस यही दोनों आइटम है और कोई आइटम है नहीं घटने वाला, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके हम लोग यहां पे डाल देंगे 3 3 6 6,600, ठीक है, 6,600 हो गया। और फाइनली ये लेस वाला आइटम है तो इसमें से इसको घटाओगे तो 800 में से 600 गया तो 200, ठीक है, और फिर 9 में से 6 गया तो 3 और फिर ये 6, 63,200 पॉजिटिव आंसर है।
पॉजिटिव आंसर है तो हम लोग लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया अच्छे से। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड हो गया तो इसके भी होमवर्क ले लो भाई, सबके होमवर्क देते चल रहे हैं। तो ये होमवर्क हो गया, आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला देख लो, यहाँ पे भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पर एक बात हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत है रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर से, लेकिन आंसर बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है, यानी कंफर्म मानो कि यहाँ पे निगेटिव आंसर होगा। कंफर्म मानो कि निगेटिव आंसर होगा, आप करके देखना निगेटिव आंसर होगा, इसलिए क्या हो रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट लिख दिया है, अरे यार तो यहाँ बैलेंस लिखने की क्या जरूरत है, ये बैलेंस नहीं होगा। अगर ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट लिख दिया तो भाई बैलेंस नहीं होगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा इसका मतलब, ठीक है। जब बैलेंस रहता है तब हमारा निगेटिव आता है, ठीक। तो ये आपके सारे के सारे होमवर्क है, आप लोग इसको देख लेना, बढ़िया से कर लेना। जहां भी निगेटिव आंसर होगा तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग कर लेना। तो ये ढेर सारे हम यहाँ पे आपको होमवर्क दे दिए। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ मेथड का, आखिरी मेथड बताने जा रहे हैं, और इस आखिरी मेथड को समझ लो और अपने आप हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा अंत। बस यही सिंपल सा है, इसीलिए हमने एकदम स्टार्टिंग में ही पूरा मेथड समझा दिया। फिर हर मेथड के क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चन लगाते लगाते प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा। हर बार क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस क्वेश्चन के पॉइंट समझने हैं कि क्या कहां पे कैशबुक में जुड़ना है, कहां पे कैशबुक में घटना है, कहां पे पासबुक में जुड़ना है, कहां पे पासबुक में घटना है, अपना क्वेश्चन एकदम आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो चलो फोर्थ मेथड क्या कहता है, फोर्थ मेथड करता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। और जब हमारा ये बात होता है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो यहां पर जब हम लोग सीबीपीबी बनाते हैं, यहां पे जब हम लोग सीबीपीबी बनाते हैं तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में क्या होता है कि हमारा जो कैशबुक होता है वो कट जाता है और पासबुक के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में। तो ये इसका नियम है, ठीक है। और जब ये नियम आपको समझ में आ गया तो इसके आंसर किस में आएगा, तो इसका देखो आंसर जो होता है, इसका आंसर आता है, यदि पॉजिटिव आंसर आया तो पॉजिटिव आंसर आया तो आंसर हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। अगर पॉजिटिव आंसर है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक होगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक हो जाएगा, ये कब, पॉजिटिव आंसर में, ठीक। और अगर निगेटिव आंसर आ गया तो यही हो जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक हो जाएगा, नेगेटिव आंसर पे हो जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है। ये नेगेटिव आंसर में एक क्वेश्चन देख ले, शायद नेगेटिव वाला मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो आपको समझाने में थोड़ा सही रहेगा। ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है, रुको देखते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर में जो है नेगेटिव वाला हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है, इसका आंसर बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट, ये भी ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है, ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है ना। चलो आप लोग क्वेश्चन जितना दिए उसमें कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, ठीक है। हमने जो आपको होमवर्क में दिया है उनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पहला हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो हमने अगला चौथा मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ मेथड से सॉल्व करने वाला हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और जितने हमने होमवर्क दिया उसमें हमको जहां तक उम्मीद है कोई ना कोई निगेटिव जरूर आएगा। निगेटिव आएगा तो बस याद रखना निगेटिव में हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, हमने इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों समझा दिया है, ठीक है। पॉजिटिव आया तो क्या लिखना है, निगेटिव आया तो क्या लिखना है, उसको ध्यान में रखकर ही आप आंसर लिखना, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं, ये हम लोग कौन सी विधि से लगा रहे हैं, ये हम लोग फोर्थ विधि से लगा रहे हैं, फोर्थ मेथड। तो यहां पे बोला कल्याणी एंड कंपनी के निम्न विवरण से 30 सितंबर 2023 को बैंक समाधान विवरण यानी BRS बनाना है। और यहाँ पे हमारे जो आइटम्स दिए हैं, तो यहाँ पे हमारे जो आइटम्स दिए हैं उसको देखो, तो बोला है पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है 40,000, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरुआत है, ये 40,000 हमारे पास दिया है, ठीक है। फिर बोला अधिविकर्ष पर ब्याज है हमारा 4,000 का। फिर बोला है बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया 400 का। फिर उसके बाद बोला है चेक निर्मित किया परंतु भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया गया 13,000 का। और फिर बोले चेक जमा किया किंतु अभी तक संग्रहित नहीं हुआ, कितने का, 12,000 का। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा कैसे होगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करके लेकर के चलते हैं, और इसमें देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग सीबीपीबी बना लें, ठीक है। सबसे पहले हम आपको सीबीपीबी समझा दें कि कैसे होना है। तो सीबीपीबी की बात किया जाए तो सबसे पहला आइटम देखो, सबसे पहले तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, यानी ये बता रहा है कि फोर्थ मेथड का क्वेश्चन है, यानी पहला आइटम हमारा यहाँ पे बोला है अधिविकर्ष पर ब्याज कितना, 4,000। अधिविकर्ष पर ब्याज बैंक वाला क्या करता है, जमा करता है कि लेता है, तो बैंक वाला अधिविकर्ष पर ब्याज लेता है।
तो अधिविकर्ष पे ब्याज जो है बैंक में कम हुआ और कैशबुक में क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान, बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान, तो बैंक बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगा, तो बैंक में क्या हुआ, घट गया, और कैशबुक में क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है हमारा कि चेक द्वारा चेक निर्गमित किया गया परंतु भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया, 13,000 चेक निर्गमित किया गया, तो चेक निर्गमित करेंगे तो अपने यहाँ 13,000 घटा देंगे, लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यहाँ पे 13,000 बढ़ा रह गया। ठीक है, बात समझे, यहाँ पे 13,000 बढ़ा रह गया। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बोला चेक जमा किया गया किंतु अभी तक संग्रहित नहीं हुआ 12,000, चेक जमा किया गया लेकिन संग्रहित नहीं हुआ, चेक जमा करेंगे तो अपने यहाँ बढ़ा लेंगे, और वहां पे संग्रहित नहीं हुआ तो वहां पे 12,000 क्या होगा, घटा रह गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का क्वेश्चन है, फोर्थ मेथड क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो कैशबुक कट जाएगा और पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे होगा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इस तरह से हम लोग डालेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे एज एट, क्या डेट डालेंगे, 31 मार्च या नहीं 30 सितंबर 2000 कितना तो था, 30 सितंबर, ठीक है, और 2000 कितना है, तो यहां पे है 30 सितंबर 2023। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हमारा है 40,000, ये भी याद रखना, 30 सितंबर 2023 ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है डेट, और फिर हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट में वैसे ही 4 कॉलम, फॉर्मेट में वैसे ही 4 कॉलम हम लोग लिखेंगे, और यहां पर हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां पर हो गया हमारा अमाउंट, यहां पर रुपए का सिंबल, यहां पर हो गया हमारा अमाउंट, रुपए का सिंबल। ठीक, डन है बात। अब हमारा सबसे पहला आइटम है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कितना, 40,000 से क्वेश्चन की शुरुआत है, तो हम लोग लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, कितना है हमारा जो है क्वेश्चन की शुरुआत, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, और वो है 40,000, डेबिट बैलेंस होता है, तो 40,000 से इसकी शुरुआत है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐड वाले आइटम लिखो, तो यहां पर ऐड वाले आइटम कितने हैं, तो यहां पर ऐड वाला आइटम जो है 13,000 का मात्र एक ही दिख रहा है, और ये 13,000 का ऐड वाला आइटम एक लौता है, और यहां पर 13,000 वाला हो रहा है क्या, चेक निर्गमित किया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। ठीक है, तो चेक निर्गमित किया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो हम लोग ऐड करेंगे पहला चेक इशूड, ठीक है, चेक इशूड, ठीक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 13,000 रुपए, एक लौता ऐड का आइटम है, तो यहां पे 13,000 लिख के यहीं पे लिख दो डायरेक्ट 13,000। ठीक है, जोड़ने वाला और कोई आइटम है नहीं, और फाइनली ये ऐड है तो इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ गया, 53,000। ठीक है, एक लौता ऐड का आइटम था। फिर इसके बाद माइनस करना स्टार्ट करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस का सबसे फर्स्ट आइटम क्या है, तो माइनस का पहला आइटम है 4,000 का, क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो हम लोग लिख देंगे या तो सिर्फ लिख दो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, या फिर पूरा लिख दो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, दोनों लिख सकते हो। तो शॉर्टकट में हम कर दे रहे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बस लिख देते हैं, काम हो जाएगा 4,000। और फिर उसके बाद 400 क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसका पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक उसका भुगतान कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक हो गया हमारा कितना, 400 का, तो वो हम लोग लिख दें दूसरा आइटम। और फिर इसके बाद हमारा तीसरा आइटम है क्या, 12,000 का हुआ है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, तो 12,000 वाला ये लिख देंगे, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू द बैंक, ठीक है, फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड, कितने का, 12,000 का। बस ये तीनों आइटम हमारे घटने वाले हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दो, 12 4 16, 16,400 हो गया, तो यहां पर आ गया 16,400। और फाइनली क्या करेंगे, घटेगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो भाई यहाँ पे 00 हो गया, 10 में से 4 गया तो हो गया 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया हमारा 2, तो 12 में से 6 गया तो 6 है ना बात,
और फिर इसके बाद यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया तो 3, 36,600 यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है, कैश बुक। और हमारा आंसर हो गया क्या यहाँ पर, क्रेडिट, ये हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। अगर नेगेटिव रहता है तो यहीं पे होता है बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाता है, ठीक। तो डन है बात। तो इस वाले मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन लगा लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास भरपूर हम क्वेश्चन दे दिए हैं, तो चलो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क हो गया, और आगे के भी सारे क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो आगे के भी क्वेश्चन सारे होमवर्क है, आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन लगा लेना। तो बस आज की क्लास में इतना ही, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, ढेर सारे हमने होमवर्क आपको दे ही दिया। तो ये सब कुछ आपको आराम से जो है समझ में आ गया होगा, लगा लेना। इस वीडियो को चाहो तो दोबारा देख लेना, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हम नहीं बनाए, हर मेथड के एक दो क्वेश्चन ही कराए, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा अगर समझने में दिक्कत हुआ, खासकर रूल्स और रेगुलेशन वाला पार्ट, यानी स्टार्टिंग के 1 घंटा, स्टार्टिंग का 1 घंटा तो एकदम ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, क्योंकि वही इस पूरे चैप्टर का जो है जान है। अगर स्टार्टिंग का 1 घंटा आपने बढ़िया से समझ लिया, जान लिया, तो फिर इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने किताब के सारे क्वेश्चंस आप लगा लोगे, सबके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे और उसको भी अंत करेंगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।